ऐसा लग रहा था कि हेलेना को पहले के 2 रिचुअल बदलने में असल में कई घंटे लग गए थे, इसलिए उस समय सुबह के ठीक 7 बजे थे। ये सोचकर निक ने सोचा कि खाना खाने जाना ठीक रहेगा। हॉल में कुछ लोग थे जिन्होंने या तो नाश्ता नहीं किया था या खुद वहां जा रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हेलेना निक के बगल में तैर नहीं रही थी, बल्कि चल रही थी। उन्हें यह भी ध्यान नहीं आया कि ज्यादातर भूतों की तरह उसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। लेकिन जब वे ग्रेट हॉल में पहुंचे तो ये बदल गया और हेलेना रेवेनक्लॉ टेबल पर बैठ गई, फिर आराम से एक प्लेट में खाना भरने लगी। पहले स्टूडेंट को यह समझने में बस कुछ ही पल लगे कि उस सीन में क्या गलत था। वहां से यह बात तेजी से पूरे हॉल में फैल गई क्योंकि लगभग हर कोई हेलेना को खाते हुए देख रहा था। उसके टेबल मैनर्स बहुत अच्छे थे, इसलिए उसने कोई गड़बड़ नहीं की, भले ही यह साफ था कि वह निक जितना ही खा रही थी। डंबलडोर के चेहरे पर प्रोफेसर की टेबल से एक सीरियस एक्सप्रेशन था क्योंकि उसने भी साफ तौर पर देखा था कि हेलेना के पास एक छड़ी है। दूसरे प्रोफेसर भी यह नजारा देखकर हैरान थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हेलेना रेवेनक्लॉ फिर से जिंदा हो गई हो। पहले साल के कॉलिन क्रीवी ने मगल कैमरे से इस साफ तौर पर जरूरी घटना की फोटो लेने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। निक ने ये सब अनदेखा कर दिया क्योंकि वह डस्क और स्टीव खा रहे थे। हालांकि उसने देखा कि गिन्नी का चेहरा अजीब लग रहा था। हालांकि उसके जादुई सेंस के अनुसार वह चेहरा नहीं बना रही थी, बल्कि उसके कपड़ों में एक पैरासाइटिकल डायरी थी। साफ है कि रिडल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रेवेनक्लॉ का भूत फिर से जिंदा हो जाएगा। अगर गिन्नी के चेहरे पर डर का भाव था, तो शायद सोल शॉर्ट को पहले ही पता चल गया था कि उसकी अमरता का राज अब उतना राज नहीं रहा। लेकिन उसके बाद ठंडे इरादे वाले भाव ने निक को बेसिलिस्क को छोड़कर सीधे लड़की से हॉर्क्रक्स छीनने का बहुत मन किया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शायद उसने पहले हमले की टाइमलाइन को आगे बढ़ाने का मन बना लिया है, बस इतना ही। उसने खुद को शांत करते हुए सोचा। खाना खाने के बाद निक और उसके 2 जानवर डंबलडोर द वाइजर के अलावा किसी के बिना हॉल से चले गए। निक अपनी ऑक्यूमेंसी शील्ड्स की नई लेयर बनाने के लिए वर्कशॉप वापस चला गया, जबकि यह खबर पूरे महल में और उसके बाहर भी जंगल की आग की तरह फैल गई क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपने माता पिता और भाई बहनों को उल्लू भेजे। निक को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह वर्कशॉप में आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठा था। अपने मन में वह सेलेब्रिम्बोर से शील्ड्स के अगले सेट को लेकर बहस कर रहा था जो उसने लगाया था। यह मेरे कभी न खत्म होने वाले पक्षियों के झुंड से बेहतर कैसे है? निक ने चिढ़कर पूछा क्योंकि जिद्दी एल्फ ने जोर दिया कि वह अपने लोगों की किसी चीज को बचाव के तौर पर इस्तेमाल करे। वेलिनोर के जुड़वा पेड़ हमारे लोगों के लिए अब तक के सबसे महान पेड़ थे और जिनके आखिरी फल ही हमारे सूरज और चांद बने। तुम्हारे दिमाग की रक्षा के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, सेलिब्रिम्बोर ने जोर दिया, लेकिन वे नष्ट हो गए। अगर मैंने बचाव के लिए ऐसी चीज का इस्तेमाल किया तो यह मेरे बचाव में एक बड़ी कमी को सामने ला देगा। निक ने जिद्दी एल्फ के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। लगातार 2 पेड़ों की रोशनी में नहाना फायदेमंद होगा, सेलिब्रिम्बोर ने जोर दिया। अगर यह असली चीज होती तो जरूर, लेकिन ये तो सिर्फ नकली है, एक फ्रॉड, और मैं मना करता हूँ, निक ने गुस्से में कहा। वे घंटों तक इसी तरह माइंडस्केप में आगे पीछे होते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। निक ने जिद्दी एल्फ की राय बदलने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा और इसलिए उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह सेलिब्रिम्बोर का कितना भी शुक्रगुजार क्यों न हो, वह सिर्फ उसे खुश करने के लिए अपनी ऑक्यूमेंसी शील्ड्स में ऐसी गलती नहीं करने वाला था। वह ज्यादा से ज्यादा यही करने को तैयार था कि बिना किसी असली चीज के 2 पेड़ों की एक कॉपी बना दे। तो थोड़ी दिमागी कसरत से उसने मन की दुनिया में 2 बहुत बड़े पेड़ बना दिए। एक पेड़ तेज गर्म सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जबकि दूसरा पेड़ हल्की चांदी जैसी रोशनी से चमक रहा था जो बचाने वाला और समझदारी भरा लग रहा था। वे इतने बड़े थे कि वे ऊपर के तारों में मिल गए लगते थे और उनके तने और जड़ें देशों की साइज की थी। जब वे ऊपर आए तो सेलिब्रिम्बोर मुस्कुराया, जिससे ये साफ हो गया कि बहस की शुरुआत से ही उस बूढ़े एल्फ ने निक के साथ बहुत मजाक किया था। निक ने इस पर बस आह भरी क्योंकि सेलिब्रिम्बर को बस ये पूछना था कि क्या वह बस यही चाहता है, बजाय इसके कि वह इस बारे में कोई बड़ा हंगामा करे। घमंडी दिखने वाले एल्फ को नजरअंदाज करने का फैसला करते हुए निक ने अपना ध्यान अपने माइंडस्केप के बाहरी हिस्से पर लगाया, जो उसके पहले डिफेंस के ठीक पीछे था, और धीरे धीरे एक के बाद एक पक्षी बनाने लगा। ये बहुत ज्यादा समय लेने वाला प्रोसेस था क्योंकि उसे इन पक्षियों को इलाके में हमेशा उड़ने के लिए प्रोग्राम करना था ताकि कोई भी चीज उनके अंदर न आ सके।
वह एक खास स्पीशीज के हर सदस्य को बहुत डिटेल में बनाने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें नेचर फ्लाइट और शिकार करने के तरीके भी शामिल थे। फिर उसने इनमें से हर चीज के अरबों बनाए, फिर उन्हें बिखेर दिया और दूसरी स्पीशीज में मिला दिया जिन्हें वह बना रहा था। आखिर में उसके पास सिर्फ पक्षियों का एक छोटा सा इकोसिस्टम बचा, जिसमें छोटे पक्षियों का शिकार बड़े पक्षी कर रहे थे। फिर उसने एक रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म सेट किया जिससे हर पक्षी हर दिन 2 पक्षियों में बढ़ जाता था। इसका मतलब था कि दूसरी लेयर जितनी ज्यादा देर तक एक्टिव रहेगी, बाहर वालों के लिए उतनी ही ज्यादा और खतरनाक होती जाएगी। ये सब करने के बाद निक आखिरकार अपने माइंडस्केप से बाहर निकला, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सा हिला क्योंकि उसकी वर्कशॉप में 3 भूत थे जिन्हें बुलाया नहीं गया था। साधु के कपड़े पहने एक मोटा आदमी, सर निकोलस डी मिम्सी पोपिंगटन और खूनी बैरन। जाहिर है यही अकेले भूत थे जो रेगुलर हॉगवर्ट्स में आते थे और हर एक ही घर को दिखाता था। वे सब एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि निक ने भूतों को असल शरीर देने के लिए जो अगली अंगूठी बनाई है वह किसे मिलनी चाहिए। निक जानता था कि अपने माइंडस्केप में वह असलियत से कटा हुआ और कमजोर था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसे भूतों के खिलाफ एक वार्ड बनाने की जरूरत है। तीनों भूतों ने साफ देखा कि निक ने अपनी आंखें खोली थी, लेकिन मोटे फ्रायर और खूनी बैरन ने बहस जारी रखने के लिए उसे नजरअंदाज कर दिया। लगभग बिना सिर वाला निक तुरंत बहस से हटकर उससे बात करने लगा। निक मेरे लड़के, तुमने कभी यह क्यों नहीं बताया कि तुम भूतों को जिंदा करने पर काम कर रहे थे? उसने नाराजगी से पूछा। निक हंसा। बातचीत में यह बात कभी नहीं आई, इसके अलावा वह जिंदा नहीं हुई है, बल्कि बस उसके करीब की हालत में है, एक तरह से पोल्टरजिस्ट जैसा। उसने ईमानदारी से समझाया। क्या ऐसा है? मैं इस पर तुमसे बहस नहीं करूंगा क्योंकि इस मामले में तुम मुझसे कहीं बेहतर हो, लेकिन तुम्हें तो समझना ही होगा कि कोई कैसे मान लेगा कि वह जिंदा हो गई है। उस दयालु भूत ने गंभीरता से कहा। निक ने सिर हिलाया। मुझे ये पता है, लेकिन सच तो यह है कि वह जिंदा नहीं हुई है। लेकिन बस इतना ही, अगली अंगूठी किसे मिलेगी, इस पर यह बहस क्यों हो रही है? पिछली बार जब मैंने देखा था तो यह चुनाव सिर्फ मेरे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं। निक ने उस खूनी बैरन की ओर इशारा करते हुए कहा जो कंफ्यूज लग रहा था। तुम मुझे यह मौका देने से मना तो नहीं करोगे, क्योंकि मैंने मरने से पहले क्या किया था? उस खूनी भूत ने परेशान होकर पूछा। निक ने अपना सिर हिलाया। तुमने मुझे सुना नहीं, मैंने कहा था कि चॉइस मेरी है, सिवाय तुम्हारे केस के। तुम्हारे लिए जिसे तुम्हें मनाना है वह मैं नहीं बल्कि वह है। निक ने हेलेना की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो एक तरफ पेंटिंग कर रही थी। वह खूनी बैरन इस आइडिया से शर्मिंदा लग रहा था और निक को गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था, लेकिन बदले में उसे एक ठंडी नजर मिली। भूत ने हेलेना को उलझन में देखा, फिर अपनी बात रखने के लिए उसके पास तैरा। लगता है 1000 साल बाद उसका बदला होगा। मैं इस अजीब बात के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन उसके चांस सच में बहुत बुरे हैं। मोटे फ्रायर ने आह भरते हुए कहा। अब जब यह मामला सुलझ गया है तो मैं समझता हूँ कि हेलेना ने तुम दोनों को बता दिया है कि मुझसे ये अंगूठी लेने का क्या मतलब है। निक ने सीरियसली पूछा और दोनों भूतों ने सख्ती से सिर हिलाया। जान लो कि अगर मेरे साथ कोई धोखा हुआ तो ये अंगूठियां काम करना बंद कर देंगी और तुमसे गिर जाएंगी। फिर भी मैं तुम दोनों को जल्द ही एक अंगूठी दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा अंगूठी नहीं है जो ऐसे ही पड़ी रहे। निक ने कहा और वे दोनों निराश दिखे। मेरे पास जो अंगूठी है वह हेलेना ने अपनी अभी वाली अंगूठी से पहले इस्तेमाल की थी, जिससे उसे असली शरीर तो मिलता है, लेकिन कोई जादू नहीं। जब तक मैं अलग अलग अंगूठियां तैयार कर रहा हूँ तब तक तुम्हें ये शेयर करना होगा, लेकिन मुझे शक है कि इससे तुम दोनों में से कोई ज्यादा परेशान होगा। उसने आगे कहा और ग्रीड से ओरिजिनल नाजफी अंगूठी निकाली। ये देखना मजेदार था कि दोनों भूत इस बात पर मोलभाव करते हैं कि इसे कौन और कितने समय के लिए पहनेगा, और फिर पत्थर कागज कैंची से मामला सुलझाते हैं। मोटे फ्रायर को अंगूठी के साथ पहली शिफ्ट मिली, जिससे निक को निराशा हुई। हेलेना को छोड़कर बाकी सभी भूतों को वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि निक जल्द से जल्द अंगूठियां बनाना चाहता था। सच कहूं तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसे उन्हें बनाने के लिए बस दिन से थोड़ा पहले तक का समय चाहिए था। अगर क्राफ्टिंग स्टाइल में धीरे धीरे पूरा बर्तन भरने में थोड़ा समय नहीं लगता तो वही काम बहुत तेजी से कर सकता था। फिर भी निक ने भट्टी को गर्म करने के लिए चालू किया और आग के लिए मित्रल तैयार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने भट्टी को ठंडी आग पर रखा और आग में पिघलाने के लिए उसमें एक पिन भेजा। काम हो जाने के बाद उसने लिक्विड मेटल को सांचों में डाला और उसके जमने का इंतजार किया। बाकी को एक पिन के सांचे में सेट किया गया ताकि एक छोटा लेकिन फिर भी इस्तेमाल करने लायक पिन बन सके।
रिंग के सांचों में मेटल को इतना जमने में लगभग आधा घंटा लगा कि उस पर जादू किया जा सके। सांचे से पहली रिंग निकालकर उसे निहाई पर रखकर निक ने अपना हथौड़ा निकाला और रिंग पर जादू करने लगा। 3 घंटे बाद उसने थककर पहली अंगूठी बनाई और उसे एक तरफ रख दिया। फिर कुछ लेम्बस ब्रेड खाया और अपनी एनर्जी तेजी से वापस लाने के लिए मेडिटेशन करने बैठ गया। हालांकि इस तरह की एक बार की इंटेंस फोजिंग से उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपनी कुल एनर्जी का लगभग 3/4 हिस्सा खर्च कर दिया। उसकी कम उम्र और इस तरीके में उसकी लगातार बढ़ती मास्टरी को देखते हुए ये सच में बहुत इम्प्रेसिव था। उसकी उम्र का कोई और अगर अपने एन्चेंटमेंट में एक भी शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती, ठीक वैसे ही जैसे उसने हैरी के लिए अवतार बनाते समय किया था। वह इतने असरदार जादू इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उसके पास बहुत ज्यादा माना था, जो दोनों उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थे। हेलेना के साथ उसकी कंट्रोल ट्रेनिंग भी फोजिंग के लिए काम की साबित हुई थी क्योंकि अब उसने अपनी आत्मा को चैनल करने में अपनी काबिलियत बढ़ा ली थी। इसका मतलब था कि अब वह चीजों को जादू करते समय और भी कम स्पिरिचुअल एनर्जी बर्बाद करता था और फोज करते समय अब वह उतना तेज नहीं चमकता था। उसमें जो चमक थी वह असल में वह एनर्जी थी जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इस तरह वह एटमॉस्फेयर में फैल गई, इसलिए उसकी बेहतर और बेहतर काबिलियत के साथ वह धीरे धीरे गायब हो गई। एक बार जब वह एक खास लेवल के कंट्रोल पर पहुंच जाएगा तो वह अपनी स्पिरिट एनर्जी को चैनल करते हुए पूरी तरह से चमकना बंद कर देगा। जैसे ही उसने अपनी एनर्जी और स्टेमिना पूरी तरह से वापस पा लिया, निक खड़ा हुआ और दूसरी अंगूठी को सांचे से निकालकर निहाई पर रख दिया। फिर वह पिछली अंगूठी की तरह ही इस अंगूठी पर जादू करने लगा। पहले की तरह ही उसे जादू पूरा करने में लगभग 3 घंटे लगे, लेकिन आखिरकार यह हो गया। ग्रीड से अपना एक बॉडी एनहेंसमेंट पोशन निकालकर उसने पी लिया और महसूस किया कि थोड़े ही समय में उसकी मसल्स की गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। वह अपनी कम उम्र की वजह से अभी भी बढ़ रहा था, इसलिए उसकी अभी की शानदार बॉडी असल में उसके भविष्य के बिल्ड के लिए बस नींव थी। हालांकि उसके उलट फ्रेड और जॉर्ज की मसल्स जो पोशन इस्तेमाल करने से बनी थी वे ज्यादातर ऊपरी थी। हाँ, वे पोशन इस्तेमाल न करने की तुलना में ज्यादा मजबूत थे, लेकिन निक के उलट उन्होंने काम से ज्यादा दिखावे को प्राथमिकता दी थी, इसलिए जबकि उनकी बॉडी भी मजबूत थी, यह ज्यादातर सिर्फ दिखावे के लिए थी। बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे 2 भूत तब बहुत खुश हुए जब निक वर्कशॉप से बाहर निकला और उन दोनों को एक एक अंगूठी दी, साथ ही लगभग बिना सिर वाले निक से असली नाजफी की अंगूठी भी ले ली। उसके बाद वह डिनर करने के लिए ग्रेट हॉल की ओर गया, लेकिन हॉलवे में डम्बलडोर ने उसे रोक लिया। मुझे लगता है कि आपको चेतावनी दी जानी चाहिए कि कॉर्नेलियस कल डेली प्रोफेट के एक रिपोर्टर के साथ हॉगवर्ट्स आएगा ताकि वह आपकी पुनर्जीवित भूत या अंगूठियों के बारे में आपका इंटरव्यू ले सके, जैसा कि स्टूडेंट्स उन्हें कहने लगे हैं। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। निक ने बिना किसी हैरानी के सिर हिलाया। उस आदमी के काम करने के तरीके को देखते हुए मुझे भी इतनी ही उम्मीद थी। आखिर ऐसी घटना उसके लिए इतनी जरूरी है कि वह उसे मिस नहीं कर सकता। फिर भी मैं चेतावनी की तारीफ करता हूँ, उसने ग्रेट हॉल की ओर चलते हुए प्यार से कहा। डम्बलडोर ने किसी की बुराई न करते हुए इस चेतावनी से मिली राय में थोड़े सुधार को चुपचाप मान लिया। निक जैसे जिद्दी इंसान की किसी के बारे में सोच बदलना एक धीमा और मुश्किल काम था और वही ये जानता था और उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत खुश था। निक को दूसरे स्टूडेंट्स ने हैरानी और जलन से देखा और प्रोफेसर टेबल पर लॉकहार्ट ने गुस्से से देखा, लेकिन निक ने ये सब इग्नोर किया और मजे से खाना खाने से पहले बैठ गया। ये देखने के बाद कि निक का उनकी जिज्ञासा शांत करने का कोई इरादा नहीं है, ज्यादातर ने अपने दोस्तों और खाने पर ध्यान देना चुना। कुछ और जिद्दी लोग उस पर ध्यान देते रहे, लेकिन उसने गिन्नी रिडल को छोड़कर उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जबकि किसी और को ये समझ नहीं आया, निक ने सोल शॉट्स मैजिक में गलत इरादे को महसूस किया और आह भरी। मैं तुम्हें अभी अकेला छोड़ने वाला था, लेकिन क्योंकि तुम मुझे टारगेट करने की जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे जल्दी छुटकारा पा लूंगा। उसने बिना किसी बदलाव के सोचा। खाने के बाद निक बड़े हॉल से निकला और जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ते हुए अपनी वर्कशॉप में चला गया। ये देखते हुए कि रिडल कितना घमंडी था, उसे शक था कि सोल शॉट उसे अकेले पकड़ने का मौका नहीं छोड़ेगा। वह सही भी था, क्योंकि थोड़ी देर बाद गिन्नी रिडल अजीब से चेहरे के साथ वर्कशॉप में आई। क्या तुम यही वो सारी कमाल की चीजें बनाते हो? उसने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। निक ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और पत्थर से रस्सियां तुरंत निकल आई और गिन्नी रिडल को बांध दिया, जबकि दाहिने हाथ में छिपी छड़ी छीन ली। चिल्लाने की कोशिश मत करो, कमरा साउंड प्रूफ है।
मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ने वाला था, लेकिन तुम्हें अपनी किस्मत आजमानी थी, है ना टॉम? निक ने आराम से पूछा और गिन्नी फ्रिडल का चेहरा गुस्से से भर गया। तुमने मुझे कैसे खोजा? उसने ठंडेपन से पूछा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जादू को लेकर काफी सेंसिटिव हूँ और हॉरक्रक्स जादू में एक ऐसी बदबू होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसे किसी और चीज से समझना मुश्किल है। निक ने बंधे हुए व्यक्ति के पास जाते हुए शांति से समझाया। रोब में हाथ डालकर निक ने घिसी हुई काले लेदर की डायरी निकाली और गिन्नी से कनेक्शन पूरी तरह काट दिया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। ग्रीड से नाज़गुल रिंग निकालकर निक ने तुरंत सोल शॉट को फेंक दिया और डायरी को गिन्नी की रोब में वापस रखकर उसे खोल दिया। फिर उसने खुद को और उसे निराश किया और फिर उसे वर्कशॉप से बाहर निकालकर अस्पताल ले गया। उसे बिस्तर पर छोड़कर उसने उस पर से जादू हटाया और जैसे चुपके से आया था, वैसे ही चुपके से चला गया। रिडल इतना घमंडी था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि निक जैसे दूसरे साल के स्टूडेंट के जाल में वह इतनी आसानी से फंस जाएगा, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो। उसका प्लान था कि वह इस बात का इस्तेमाल करे कि नॉर्मल मामलों में निक को उम्मीद नहीं होती कि उसके दोस्त की बहन उस पर हमला करेगी, ताकि वह उस पर चुपके से हमला कर सके। ये सच हो सकता था अगर निक को यह न पता होता कि वह किस पर कब्जा कर रहा है और वह डायरी को सांस लेने जितना आसानी से महसूस कर सकता था। निक ने डायरी क्यों नहीं रखी? इसका सवाल यह था कि गिन्नी बस यह मान लेगी कि उस चीज का जादू खत्म हो गया है, जैसा कि पुरानी चीजों का होता है। अगर उसे याद भी होता कि रिडल ने उसके शरीर का इस्तेमाल किस लिए किया था और वह उसे ढूंढती, तो भी निक बस इस बात से मना कर देता। अगर वह उन यादों और डायरी का जिक्र करती, तो वह कह सकता था कि यह एक श्रापित चीज जैसी लगती है जो यादों के साथ खिलवाड़ करती है और इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। निक उसके बाद बिस्तर पर चला गया ताकि वह कल के इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह आराम कर सके। वह अपने नॉर्मल सुबह के समय उठा और कपड़े पहनकर दिन के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह वर्कशॉप में फज और इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर का इंतजार करता रहा और साथ ही एक टेम्पररी एन्चेंटमेंट लॉकिंग वार्ड भी सेटअप किया। इससे उन दोनों में से कोई भी मजाक नहीं करेगा। उसने इस मौके के लिए बनाई चाय की चुस्की लेते हुए शांति से सोचा। आखिर मेहमानों को बिना नाश्ता दिए होस्ट करना बदतमीजी थी। साफ था कि फज और इंटरव्यू लेने वाली, जो हैरानी की बात नहीं थी, रीटा स्कीटर इंटरव्यू के लिए बहुत उत्सुक थी क्योंकि वे ठीक 7 बजे पहुंचे थे। फज मुस्कुराते हुए वर्कशॉप में गया और निक को नमस्ते किया। उसके बगल में एक गोरी औरत थी जिसने चश्मा पहना हुआ था और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह किसी कमी के बारे में लिखने का इंतजार नहीं कर रही हो। गुड मॉर्निंग हेडमास्टर, मिस्टर फज, मैडम स्कीटर, क्या आप में से कोई एक कप चाय लेगा? निक ने डम्बलडोर की सबसे अच्छी नकल करते हुए कहा, जिससे उनके पीछे खड़ा आदमी मुस्कुरा दिया। मुझे लगता है कि मुझे एक कप चाय बहुत पसंद आएगी, धन्यवाद। डम्बलडोर ने साफ साफ कहा और साथ देने का फैसला किया। फज इस स्थिति से पूरी तरह असहज लग रहा था, लेकिन रीटा को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने चाय ले ली। निक ने उनके आराम से बैठने के लिए कुछ कुर्सियां और एक टेबल लगा दी। आपको मुझे माफ करना होगा कि मेरे पास मेहमानों के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यह कमरा आमतौर पर इस तरह के इवेंट के लिए नहीं होता है, उसने माफी मांगते हुए कहा। इस बारे में कुछ मत सोचो मेरे बच्चे। हम सब समझ सकते हैं कि वर्कशॉप आमतौर पर मेहमानों के लिए जगह नहीं होती। फज ने बाकी दोनों की तरफ से बिना उनकी राय लिए कहा। डम्बलडोर को यह देखकर मजा आया, लेकिन रीटा के चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां थी जिससे उसकी चिढ़ दिख रही थी। मुझे बताओ कि चाय कैसी है, मैंने इसे खुद बनाया है। निक ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मुझे खुद कहना पड़े तो ये बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पत्तियां हैं जो मेरे पास हो सकती हैं? डम्बलडोर ने चाय ट्राई करने के बाद कहा। निक ने अपना सिर हिलाया। डरो मत, ये पत्तियां मेरे पुरखों के पर्सनल स्टोर से आए हैं जो हाल तक स्टेसिस चार्म में थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके तीनों मेहमान ये जानकर हैरान रह गए और हल्के भूरे रंग के लिक्विड को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई खजाना हो। क्या आपका मतलब है कि रोवेना रेवेनिक्लॉ ने खुद ये चाय पी थी? फज ने कंफर्म करने के लिए पूछा। निक ने सिर हिलाया। 1000 साल से भी पहले, लेकिन हाँ। इसलिए मैं कुछ देना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास बहुत कम मात्रा है, उसने ईमानदारी से कहा। लेकिन पुरानी चाय पत्ती के बारे में बहुत हो गया। आप यहाँ मेरी सबसे नई कामयाबी के लिए आए हैं, है ना? निक ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने ये कहा तो रीटा का चेहरा खिल उठा और उसने एक क्लिपबोर्ड और एक क्विल निकाली जो उसके छोड़ने पर जमीन पर गिर गई। क्या हो रहा है? उसने हैरानी से पूछा क्योंकि उसकी स्पेलराइट क्विल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह जरूर एक जादुई क्विल होगी, निक ने पूछा और उसने सिर हिलाया।
मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस तरह से बाहरी स्पेल मेरे जादू पर असर डालते हैं, उसकी वजह से इस कमरे में कोई बाहरी जादू काम नहीं करता। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखने के लिए एक नॉर्मल क्विल दे सकता हूँ। निक ने एक अच्छा ऑफर देते हुए कहा। रीटा को शक हुआ, लेकिन ये देखने के बाद कि डम्बलडोर और फज दोनों उस पर यकीन कर रहे थे, वह अपनी पसंदीदा क्विल न होने और निक का ऑफर मानने को तैयार हो गई। निक ने उसे बस वही क्विल दी जो वह पहले इस्तेमाल कर रहा था, इससे पहले कि उसे अपना अभी का फीनिक्स पंख वाला क्विल मिलता। उसने उसे तुरंत तैयार कर लिया, जिससे साबित हो गया कि वह अपनी जादुई क्विल के बिना भी लिख सकती है। शुरू करने के लिए शायद आप पढ़ने वालों से अपना परिचय करा सकते हैं, रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा अभी का पूरा नाम निकोलस आयरन रेवेनिक्लो है और जहां तक मुझे पता है मैं अनाथ हूँ। निक ने शांति से कहा। मुझे अपने बारे में सिर्फ 1 साल और 2 महीने पहले की याद है, जब मैं एक गली में बहुत बुरी तरह घायल और भूलने की बीमारी के साथ उठा था। उसके बाद मुझे कुछ समय के लिए एक अनाथालय में रखा गया, जहां मैंने स्कूल जाना शुरू किया, जहां मैं अपने दोस्त हैरी से मिला। मेरे स्कूल जाने से पहले और उसके मुख्य बदमाश, उसके कजिन के सामने खड़े होने से पहले, उसे बहुत बुली किया जाता था। एक बात से दूसरी बात हुई और जल्द ही वह भी मेरे साथ मेरे अनाथालय में रहने लगा। वहीं मुझे अपनी जादुई काबिलियत और मेटल के साथ अपने टैलेंट का पता चला। उसके बाद सब कुछ बस हॉगवर्ट्स में मेरा समय और गर्मियों में गैरिक ओलिवेंडर के अंडर मेरी अप्रेंटिसशिप थी। निक ने शांति से कहा और इस बात पर हंसे बिना नहीं रह सका कि अपनी विरासत के अलावा वह असल में अपने बारे में कितना कम जानता था। रीटा उसके बोलना बंद करने के बाद भी क्लिपबोर्ड के पार्चमेंट पर गुस्से में कुछ लिख रही थी, लेकिन उससे ऐसी उम्मीद थी। हालांकि फज और डम्बलडोर दोनों उसकी भूलने की बीमारी के बारे में सुनकर हमदर्दी जता रहे थे। क्या तुमने कभी अपने रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश की? रीटा ने इमोशनल उथल पुथल की बिल्कुल परवाह किए बिना पूछा। निक ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई रिश्तेदार मुझे सच में चाहता होता तो वे बहुत पहले ही मुझे ढूंढने के लिए कोई न कोई कोशिश कर चुके होते, और फिर भी इसमें न तो मुगल जैसा कुछ है और न ही जादुई। मेरे लिए वे अजनबी हैं और इसलिए मैं उन्हें ढूंढूंगा नहीं, उसने शांति से कहा। जब तुम्हारी विरासत का पता चला और तुम्हें पता चला कि तुम रोवेना रेवेनिक्लो के वंशज हो, तो क्या हुआ? जरूर तुम्हें ये जानने की इच्छा हुई होगी कि तुम्हारे माता पिता कौन थे, या तुम शुरू से ही प्योरब्लड थे भी या नहीं। रीटा ने बिना रहम की जोर दिया। निक ने फिर सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ईमानदारी से कहा, और तीनों इस जवाब को सुनकर हैरान रह गए। रीटा ये सुनकर एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि यह एकदम स्कैंडलस था। अगर मुझे कहना ही है तो यह एक बहुत ही विवादित बयान है। क्या आप इसे और डिटेल में बताना चाहेंगी? उसने उत्सुकता से पूछा। निक हंसा लेकिन सिर हिलाया। नहीं, हम पहले ही टॉपिक से काफी भटक गए हैं और हमें इस पर वापस आना चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर फज और हेडमास्टर डम्बलडोर बहुत बिजी लोग हैं और निश्चित रूप से मेरे पर्सनल विश्वासों को सुनने के अलावा उनके पास करने के लिए और भी बेहतर काम होंगे, उसने जोर से कहा, और कमरे में मौजूद 2 पॉलिटिकल दबदबे वाले लोगों का इस्तेमाल करके रीटा पर दबाव डालते हुए बातचीत को वापस ट्रैक पर ला दिया। रीटा ने ये देखा और ट्रैक पर वापस आने के लिए इस टॉपिक को छोड़ ही दिया, क्योंकि भले ही वह इन बड़े लोगों में से किसी एक को थोड़ा नाराज करके बच सकती थी, लेकिन दोनों एक साथ पॉलिटिकल सुसाइड थे। अच्छा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने भूतों को फिर से जिंदा कैसे किया? उसने उसकी मैनिपुलेशन पर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए थोड़ी सी कड़वाहट से पूछा। मुझे ये गलतफहमी ठीक करनी है, भूत बिल्कुल भी जिंदा नहीं हुए हैं। मैंने बस उन्हें असल रूप में रहने दिया है, इसलिए जब वे जिंदा दिखते हैं तो सच्चाई इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती, उसने उसकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। डम्बलडोर इस सुधार से हैरान नहीं हुए, लेकिन फज और रीटा दोनों हैरान रह गए। क्या इसके बजाय उन्हें पूरी तरह से जिंदा करना ज्यादा आसान नहीं होगा? उसने हैरानी से पूछा। निक ने अपना सिर हिलाया। किसी भूत को जिंदा करने के लिए, आत्मा के लिए एकदम सही एक नया जिंदा शरीर बनाने के अलावा कुछ भी काम नहीं करेगा, और तब भी आपको किसी तरह आत्मा को शरीर से सही तरीके से जोड़ना होगा, जो नेक्रोमेंसी जैसा डार्क मैजिक जैसा है। मैंने इसके बजाय बस पानी को असरदार तरीके से बर्फ में बदल दिया है, उसने गंभीरता से समझाया। कैसे? उसने अपने क्लिपबोर्ड पर लिखते हुए पूछा। भूत जब शरीर के अंदर होते हैं तो उनका झुकाव ठोस होने की ओर होता है, जैसा कि तब दिखता है जब वे आग या धुएं से गुजरते हैं, और यह उन्हें परेशान करता है। मैंने जो किया वह ये था कि इस झुकाव को असल में ठोस बना दिया। इससे वे खाते हैं, चीजों को छूते हैं और असल में अपने आसपास की चीजों से इंटरेक्ट करते हैं,
जिससे वे जिंदा लगते हैं, जबकि वे अभी भी सिर्फ भूत ही होते हैं। निक ने शांति से समझाया। तुमने ये काम कैसे किया? रीटा ने पूछा और निक ने अपना सिर हिलाया। ये दुर्भाग्य से एक प्रोप्राइटरी नॉलेज है और इसे शेयर नहीं किया जा सकता, उसने कहा, और उसने भौहें चढ़ाई, लेकिन इसे ऐसे ही रहने दिया। आपने ये घोस्ट सॉलिडिफिकेशन एन्चेंटमेंट बनाने का फैसला क्यों किया? रीटा ने पूछा, टॉपिक को कैसे से हटाकर के ऊपर ले आते हुए। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि मैं अपनी गुजरी हुई रिश्तेदार हेलेना रेवेनक्लॉ, या जिन्हें ग्रे लेडी के नाम से बेहतर जाना जाता है, के साथ बहुत समय बिताता हूँ। इसलिए मुझे पता था कि घोस्ट होना कितना दुखदायी होता है, और ज्यादातर दुख इसलिए होता था क्योंकि मैं कुछ भी चख या छू नहीं पाता था। फिर मैंने उसके होने की हालत पर ध्यान दिया और ध्यान से अपनी एक थ्योरी को प्रैक्टिस में लाया और नतीजा साफ है, उसने शांति से समझाया। रीटा अपने क्लिपबोर्ड में तेजी से लिख रही थी और उसे शक था कि वह क्या बकवास लिख रही है। शायद किसी रोमांटिक कनेक्शन की वजह से उसने ये सब कैसे किया, इस बारे में कोई घिनौनी बात, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लोगों की बुराई करना उसका काम करने का तरीका था और यह बात सब जानते थे। रीटा बार बार टॉपिक बदलने की कोशिश करती रही, जैसे निक का मैजिकल टैलेंट, फ्यूचर प्लान और ऐसी ही दूसरी बेकार बातें, जिन्हें निक ने जानबूझकर बिना किसी फ्लेवर या तरीके के छोड़ दिया था, जिससे वह उसे परेशान कर सके। ओह हाँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ कि भूल गया। मेरे कंधे पर बैठा ये हैंडसम बंदा डस्क है, एक हो जो मेरे पुश्तैनी घर में रहता था। उसका पसंदीदा काम है यहाँ आने वाले किसी भी कीड़े को जला देना। उसे बेशक बीटल सबसे ज्यादा पसंद है, मैंने उसे धीरे धीरे उनके पैर और फिर उनके बाकी शरीर को जलाते देखा है। शुक्र है कि वे बस नॉर्मल कीड़े थे, क्योंकि मुझे शक है कि अगर यह कोई एनिमेगी जैसा कुछ होता तो मैं उसे रोक पाता। निक ने रीटा को देखते हुए कहा, जो पसीने से तर थी और उसके चेहरे पर डर था। फज को समझ नहीं आया कि यह कितनी जरूरी जानकारी है, लेकिन डम्बलडोर बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था और उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो उसे अपनी जानकारी ऐसे मिलती है, ऐसा लगता है कि उसने इस बार बदनामी के लिए गलत टारगेट चुना है। बूढ़े बकरे ने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, जब उसने निक को रिपोर्टर को धमकाते हुए देखा। रीटा खुद भी बेवकूफ नहीं थी और उसे पता चल गया था कि निक को उसके गैर कानूनी एनिमेग स्टेटस के बारे में पता था, और वह इतनी आसानी से उससे यह नहीं कह रहा था कि वह उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने या अपने आर्टिकल में उसके बारे में सीधे झूठ बोलने की कोशिश न करे। वह बस दांत पीसकर यह मान सकती थी और उसने अपनी लिखी हुई सारी झूठी बातों पर लाइन खींच दी। वह उसे भुला देना चाहती थी ताकि उसका राज सुरक्षित रहे, लेकिन निक के बारे में उसने जो भी जानकारी इकट्ठा की थी, उससे पता चलता था कि इसके बजाय उसे डेथ ईटर्स के ग्रुप से लड़ने का बेहतर मौका मिलेगा। उसे न सिर्फ ये पता था कि उसने 8 प्रोटेक्टिव रिंग पहनी हुई थी जो अपने आप एक्टिवेट हो जाती थी, बल्कि यह भी कि हमला होने या किसी तरह से गलत होने पर उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत बेरहम होती हैं। इंटरव्यू थोड़ी देर बाद खत्म हो गया क्योंकि रीटा उस समय निक से बहुत दूर रहना चाहती थी। निक ने बेशक होस्ट का रोल बहुत अच्छे से निभाया और उन्हें वर्कशॉप से बाहर और हॉल में प्यार से छोड़ा। उनके जाने के बाद उसने तुरंत वर्कशॉप में मैजिकल रेस्ट्रिक्शन वार्ड हटा दिया। जैसा लग रहा था, उसके उलट उस पर उस चीज का बहुत असर हुआ क्योंकि उसने उसके शरीर के अंदर उसके मैजिकल सेंस को बंद कर दिया था और उसे अपने आसपास की चीजों का अजीब तरह से पता नहीं चल रहा था। फिर उसने वर्कशॉप का दरवाजा बंद कर दिया और फनेस चालू कर दिया क्योंकि उसे पता था कि चैम्बर को खुद कैसे खोला जाए, क्योंकि उसने हॉरक्रक्स को खत्म कर दिया था। तो उसका आइडिया एक ऐसी अंगूठी बनाने का था जो उसकी जादुई काबिलियत को मजबूर करे कि वह जानबूझकर पार्सेल्टन बोल सके। हाँ, ये तभी काम आएगी जब उसे वह खास भाषा बोलनी होगी, लेकिन ये ठीक था क्योंकि काम पूरा होने के बाद वह अंगूठी सिस्टम को बेच सकता था। आग गर्म होने के बाद उसे ड्रैगन फ्लेम में बदल कर निक ने चांदी का एक छोटा टुकड़ा उठाया और उसे भट्टी में फेंक दिया। जब काम करने लायक हो गया तो उसने इसे आग से निकाला और एनविल पर रख दिया, फिर बीच में छेद करने के लिए अपना हथौड़ा और एक गोल टिप पंच निकाला। जब उसने पंच के सिरे पर धीरे से मारा तो मेटल खराब न हो, इसलिए उसने धीरे धीरे मेटल बार के बीच में एक गड्ढा बनाया। इसे पलटकर उसने दूसरी तरफ उसी जगह पर यही प्रोसेस दोहराया। मेटल को दोबारा गर्म करने के लिए उसे रुकना पड़ा, लेकिन उसके बाद उसने बीच से छेद कर दिया। बार को एक तरफ रखकर उसने धीरे धीरे छेद को चौड़ा करना शुरू किया, बिना मेटल पर जोर डाले। उसने छेद के अंदरूनी किनारे को दोनों तरफ से धीरे से गोल करके ऐसा किया। जब छेद काफी चौड़ा हो गया तो उसने बार के बाहरी हिस्से को गोल करके बैंड का आकार देने से पहले उसमें एक रिंग मैंड्रेल रखा। इस प्रोसेस के दौरान उसे इसे कुछ बार दोबारा गर्म करना पड़ा,
लेकिन आखिर में वह रिंग को एक मोटे चांदी के बैंड में बदल पाया, जिसके किनारे खुरदुरे थे और कोई डिजाइन नहीं था। फिर भी उसने बैंड पर एक पतली फाइल से ध्यान से एक कुंडलित सांप का आकार बनाया। इसमें अलग अलग स्केल्स शामिल थे। सिर और शरीर पतला होता जाता है और कॉइल्स एक दूसरे के बगल में टिकी हुई लगती हैं। उसने पेट के स्केल्स और नीचे के हिस्से को भी शामिल किया, जिससे उसके लिए एक मोटा आउटलाइन बन गई जिसे वह फॉलो कर सके। क्योंकि यह फाइलिंग ठंडे पानी में और बहुत सटीक तरीके से करनी थी, इसलिए उसे एक सेमी लाइफ सिल्वर स्नैक रिंग बनाने में 2 घंटे लगे। यह एक रिंग के हिसाब से बहुत बड़ी थी, लेकिन निक जानता था कि उसके ऑटो साइजिंग फीचर से इसका साइज बदल जाएगा। बस इसे पॉलिश करना और इसे पूरा करने के लिए इसे एन्चेंट करना बाकी था। निक ने लंच के लिए ग्रेट हॉल जाने से पहले सेमी फिनिश्ड रिंग को संभाल कर रख दिया, क्योंकि उस समय का समय करीब था। खाना बिना किसी परेशानी के बीत गया और इसलिए वह रिंग को पॉलिश करने और आखिर में एचेंटमेंट पर काम करने लगा। इस बार उसने एचेंटमेंट को ठोकते समय 4 शब्दों का इस्तेमाल किया: लोके, सांप, लैम्बेक, जीभ, क्वेट, बोलना और टूर पावर। इन शब्दों के साथ उसके इरादे और एचेंटमेंट के बेस के तौर पर इस्तेमाल किए गए ज्ञान ने ये रिंग बनाई। रिंग का नाम क्वेट लोके, ग्रेट, दुर्लभ, क्षमताएं, ऑटोसाइजिंग, पार्सेल्टिंग स्पीच। विवरण: एक अंगूठी जो पहनने वाले को सांपों की भाषा में बोलने पर मजबूर करती है। सिस्टम अप्रेजल: एक उभरते हुए रिंग स्मिथ द्वारा बनाई गई एक अजीब रिंग। निक ने अपनी एक प्रोटेक्टिव रिंग निकाली और यह रिंग पहन ली, जो उसकी उंगली में आराम से फिट होने के लिए काफी सिकुड़ गई। फिर उसने कहा, रिंग की एबिलिटी की टेस्टिंग। तुरंत उसे अपनी मैजिकल एबिलिटी में हल्का सा बदलाव महसूस हुआ, जिससे उसे पता चला कि वह एक ऐसी रिंग बनाने में कामयाब हो गया है जिससे वह आसानी से सीक्रेट्स का चैम्बर खोल सकता है। रिंग उतारकर उसे ग्रीड में रख दिया, क्योंकि उसे हर समय सिर्फ सांप की भाषा बोलने का मन नहीं था, इसलिए उसने काम के लिए दिन खत्म कर दिया। डिनर टाइम से पहले उसके पास अभी 1-2 घंटे और थे, इसलिए वह रिफ्लेक्स का रिचुअल सेट करने के लिए रिक्वायरमेंट वाले कमरे में गया। सच कहूं तो इसे पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स के अलावा कोई असली रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसे अभी भी रिचुअल शकल बनाना था, लेकिन बाकी वह पहले से ही पूरी तरह तैयार था। रिचुअल शकल में एक खास पैटर्न में रूल्स लिखे थे और सेट हो जाने के बाद निक ने एक्रोमेंटुला हॉट निकाला और रिचुअल शुरू किया। रिचुअल शकल में रोशनी हुई और निक ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि एक्रोमेंटुला हॉट धीरे धीरे राख में बदल गया। पहले तो यह एक अजीब सी झुनझुनी थी, फिर ये तेज जलन में बदल गई, क्योंकि उसकी सभी नसें और बेहतर और जुड़ गईं, जिससे दुनिया को देखने की उसकी समझ बहुत बढ़ गई। जब उसके दिमाग में हुए बदलावों ने रिएक्शन टाइम में इस अचानक बढ़ोतरी को एडजस्ट करना शुरू किया, तो वह तुरंत बेहोश हो गया। 5 मिनट बाद जब बदलाव बंद हुए तो वह उठा और तुरंत फर्क महसूस किया। ये कुछ ऐसा था जैसे वह स्लो मोशन में चल रहा हो, क्योंकि वह अपने आसपास की दुनिया को देख रहा था, लेकिन उसका शरीर उसी स्पीड से नहीं चल पा रहा था जिस स्पीड से वह उसे देख रहा था। ये डिस्कनेक्ट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ तौर पर देख रहा था जैसे उसका हर एक्शन उसके विचारों के ठीक एक पल बाद हो रहा हो। मुझे इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए सोचा, जिससे कमरा पूरी तरह से रीसेट हो गया और उसके रिचुअल का कोई भी निशान मिट गया। जरूरतों वाले कमरे के सीलबंद माहौल से बाहर निकलने के बाद निक को रिचुअल से पहले से सबसे बड़ा फर्क महसूस हुआ। वह सचमुच अपने आसपास हवा के बहाव को महसूस कर सकता था, भले ही वे कितने भी हल्के हों, और इससे उसे बहुत परेशानी हो रही थी। तो मकड़ियां हर समय ऐसा ही महसूस करती होंगी, कोई हैरानी नहीं कि वे इतनी तेजी से रिएक्ट कर सकती हैं, उसने सोचा, जब उसे अपने आसपास हल्की हवा का बहाव महसूस हुआ, जो बहते पानी जैसा ही था, या कम से कम उस समय उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। अपने न्यूरॉन्स के बीच बेहतर कनेक्शन की वजह से निक भी पहले से ज्यादा तेजी से सोचने लगा। बेटा, उसे ये विचार कुछ सेकंड के बजाय कुछ ही पलों में आए। इसी वजह से जब उसके कानों ने कपड़ों की सरसराहट की आवाज सुनी और उसे हवा का बहाव बदलता हुआ महसूस हुआ, तो वह अपनी छड़ी निकालने और हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगा। OBLIVIATE, एक आदमी की आवाज आए, लेकिन जब हमलावर की छड़ी से गलत इरादे वाला जादू निकला, तो निक पहले ही नीचे गिर गया और उसे चकमा देने के लिए मुड़ गया और जवाबी हमला करने की पोजीशन में आ गया। हरा जादू निक के दाहिने तरफ से बिना किसी नुकसान के निकल गया और उसने अपनी छड़ी एक अच्छे कपड़े पहने आदमी की तरफ तान दी, जिसके चेहरे का एक्सप्रेशन तेजी से खुशी से डर में बदल रहा था। PETRIFICUSTOTALUS, निक गुस्से में बोला और पेट्रिफिकेशन चार्म उसकी छड़ी की नोक से ऐसे निकला जैसे वह उसे ज्यादा चार्ज कर रहा हो, जिससे वह अंधा कर दे।
हालांकि वह अपनी ऑक्यूमेंसी और सिनार की वजह से ओब्लिविएट चार्म के असर से बचा हुआ था, लेकिन इससे यह बात नहीं बदली कि लॉकहार्ट ने बस उसकी यादें मिटाने की कोशिश की थी। वह आदमी 7वीं मंजिल पर क्यों था, यह इस समय बिल्कुल बेमतलब था और सिर्फ सेलेब्रिम्बोर की आवाज ही उसके दिमाग में उसे उस कमीने को सचमुच टुकड़ों में उड़ाने से रोक रही थी। उस आदमी को दीवारों पर लाल धब्बे में बदलने के लिए बस एक ब्लास्टिंग कस या एक जबरदस्त स्प्लिटिंग चार्म का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता, लेकिन निक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस आदमी को पैरालाइज कर दिया और अपनी छड़ी लहराकर उसके हाथ से छड़ी छीन ली। लॉकहार्ट के पास जाकर उसने सीधे उस आदमी के पैरों को नीचे से लात मारी और फिर जमीन पर थपथपाया, जिससे उसमें से एक पत्थर का घोड़ा निकला और आदमी उसकी पीठ पर लिपटा हुआ था। सभी प्रोफेसर और निक के दोस्तों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मौसम कुछ ही समय में धूप से तूफान जैसा हो गया। निक बहुत गुस्से में था और उसकी जादुई काबिलियत अपने आप कंट्रोल से बाहर हो रही थी। घोड़े की टापों की आवाज आने से पहले सभी को बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हुआ। सबसे पहले डम्बलडोर ने गड़बड़ी की वजह का पता लगाया, क्योंकि उन्हें जादू की बहुत ज्यादा समझ थी और वे कैसल के वार्ड से जुड़े हुए थे। निक की आंखों में गुस्से को देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया था। जिस दिन उनकी विरासत दुनिया के सामने आई थी, उस दिन भी उनका चेहरा ऐसा ही था और अचानक उन्हें समझ आया कि मौसम इतना खराब क्यों हो गया था। ये थंडरबर्ड्स जैसा जादू था, लेकिन ये कहीं ज्यादा असरदार था क्योंकि इसमें कोई खासियत नहीं थी, बल्कि सिर्फ इमोशन था और यह अच्छा नहीं था। निक ने डम्बलडोर को देखा और अपनी छड़ी अपने माथे पर दबाई, फिर उस घटना की याद बूढ़े आदमी को दी और चला गया, जबकि डम्बलडोर ने इसे अपने दिमाग में बिठा लिया था। उसने लॉकहार्ट को डम्बलडोर के पास छोड़ दिया क्योंकि उसके पास अभी भी यह जानने के लिए काफी वजह बची थी कि उसे वहां से जाने की जरूरत है, इससे पहले कि वह हार मानकर उस आदमी को मार डाले। मुझे जो याद आई थी, उसे देखकर मुझे थोड़ी चिढ़ हुई क्योंकि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हुआ था। सच कहूं तो अगर कोई डिटेल्स पर ध्यान दे तो ये समझना मुश्किल नहीं था। गिलरॉय लॉकहार्ट एक शोमैन था जिसका ईगो बहुत ज्यादा था और वह बस सबका ध्यान खींचना चाहता था। जब उसने हॉगवर्ट्स छोड़ा था, तो उसके पास जो भी स्किल्स थी, वे अब साफ तौर पर खत्म हो चुकी थी, जो ये कंफ्यूजिंग था कि क्या उसके काम पर यकीन किया जाए। हालांकि इस याद में सच्चाई जल्दी ही साफ हो गई। उस आदमी ने बाकी सारे जादू छोड़ दिए थे और बदले में एक ऐसा जादू इस्तेमाल किया था जो साफ तौर पर वह अक्सर इस्तेमाल करता था। ओब्लिविएट, एक बुरा जादू जो काश यादों को मिटाने वाली जादूगरी की दुनिया को राज रखने के लिए जरूरी न होता। उस आदमी के जादू के पीछे की स्किल को देखने के बाद मुझे पहेली के टुकड़ों को जोड़ने में बस एक पल लगा और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा, वह मुझे पसंद नहीं आया। लॉकहार्ट ने शायद दूसरे जादूगरों और चुड़ैलों को इन कामयाबियों का क्रेडिट दे दिया था, जबकि उन्होंने खुद ऐसा किया था, इस बारे में उनकी जानकारी मिटा दी थी। उसके बाद याद गुस्से से इतनी रंगी हुई थी कि मुझे भी इससे बचने के लिए अपनी ऑक्यूमेंसी एबिलिटीज को एक्टिवेट करना पड़ा। मैं निक के इतने हिंसक इमोशंस के बावजूद उसके सेल्फ कंट्रोल से इम्प्रेस हुआ। भले ही लॉकहार्ट के पैरों पर जोरदार किक मारकर उसे गिराना दिखाता था कि उसे उस आदमी को चोट पहुंचाने की जरूरत महसूस हो रही थी। जब मैं याद से असलियत में लौटा तो मैं सिर्फ पत्थर के घोड़े पर बैठे पैरालाइज्ड आदमी को गुस्से से देख सकता था। अपनी छड़ी निकालकर मैंने उसे आगे बढ़ाया। EXPCTOPATROMUM, मैंने कहा, और एक भूतिया फीनिक्स उसकी नोक से उड़कर तेजी से सेवेरस की तलाश में हॉलवे में गायब हो गया। मैंने ट्रांसफिग्रेशन को हटा दिया जो फर्श में धंस गया और महल का पूरा वजन वापस आ गया। फिर मैंने लॉकहार्ट को बांधने के लिए रस्सियां बनाई, फिर निक का उस आदमी का पेट्रिफिकेशन हटाया और फिर अपनी रस्सियां लगाईं। शायद निक को इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन पेट्रिफिकेशन चार्म करते समय उसके गुस्से ने इसे थोड़ा खराब कर दिया था, जिससे लॉकहार्ट का धीरे धीरे दम घुटने लगा। अगर इसे थोड़ी देर बाद हटाया जाता तो शायद उस आदमी के दिमाग को सच में नुकसान पहुंचता। कुछ देर बाद सेवेरस तेजी से कोने से आया और उसके हाथ में सोने की दवा की शीशी थी और वह उसे गहरी नजर से देख रहा था। पास में एक खाली क्लासरूम है, हम उसमें वेरिटासीरम दे सकते हैं, मैंने धीरे से कहा और उसने बस सिर हिलाकर चुप रहने की कोशिश की। हालांकि मैं उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर था और इसके बड़े नतीजे हो सकते थे। यह इतना आसान नहीं था कि लॉकहार्ट ने सिर्फ एक आम स्टूडेंट पर हमला किया, बल्कि कई और वजहें थीं जो इस मामले को बहुत बढ़ा सकती थीं। जैसे कि जिस स्टूडेंट पर उसने हमला किया था वह हाउस रेवेनिक्लो का वारिस था, या ये बात कि उसने गैर कानूनी तरीके से कई जादूगरों को खत्म किया होगा। अज़्काबान उस आदमी के लिए पक्का नतीजा था, लेकिन सही सजा इस बात पर निर्भर करती थी कि यह ट्रुथ सीरम क्या बताएगा।
लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता महल के बाहर चल रहे तूफान को लेकर थी, जिसकी चीखें और गड़गड़ाहट मुझे लगातार याद दिला रही थी कि वह बहुत गुस्सैल स्टूडेंट है जिसे शांत होने के लिए समय चाहिए। लॉकहार्ट को खाली कमरे में एक कुर्सी से बांधने के बाद मैंने उसे एनर्जी देने वाले मंत्र RENERVATE से जगाया। मैंने कहा और उसकी आंख तुरंत खुल गई और वह एक पल के लिए कंफ्यूज्ड दिखा, फिर अपना मुंह खोला, शायद हमला होने के बारे में कुछ बकवास करेगा। लेकिन सेवेरस ने तुरंत वेरिटाश्रम की खुली शीशी उस आदमी के मुंह में डाल दी, जिससे उसका दम घुट गया और वह कुछ देर के लिए थूकने लगा, क्योंकि दवा उसके गले से नीचे उतर रही थी। नाम? सेवेरस ने सख्ती से पूछा, जब उस आदमी पर उसकी चमकदार आंखें दिखाई दी। गिलरॉय लॉकहार्ट, नशे में धुत आदमी ने एक ही आवाज में कहा। सेवेरस ने मेरी तरफ देखा और सिर हिलाकर दिखाया कि दवा जैसा सोचा था वैसा ही काम कर रही है। हालांकि आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति पर वेरिटाश्रम का इस्तेमाल करना गैरकानूनी था जो यह नहीं चाहता था, लेकिन उस कानून में एक क्लॉज था जिसमें कहा गया था कि जब तक इसे मंत्रालय से मंजूर व्यक्ति दे रहा है, तब तक यह मंजूर है। सेवेरस कुछ ग्रैंड मास्टर पोशन बनाने वालों में से एक था, इसलिए उसे अपने आप मिनिस्ट्री से मंजूर व्यक्ति माना जाता था। क्या तुमने निकोलस रेवेनिक्लो पर गलत इरादे से हमला किया था? मैंने कोर्ट से मंजूर पूछताछ के तरीके से परिचित होकर पूछा। हाँ, उस आदमी ने बेरुखी से कहा। क्यों? मैंने जोर दिया। मैं उसकी कामयाबियां अपने लिए लेना चाहता था क्योंकि वह उनके लायक नहीं था। वह आदमी बोला और सेवेरस ने साफ तौर पर दांत पीस लिए और मुझे भी इस जवाब पर थोड़ा ज्यादा गुस्सा आया। तुमने इन कामयाबियों को कैसे लेने का प्लान बनाया था? मैंने गुस्से को काबू में रखते हुए पूछा, लेकिन जवाब सुनने के बाद सेवेरस और मुझे दोनों को कमरे से बाहर निकलना पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि हम अपने गुस्से पर काबू पा लें। इस बीच निक पहले से ही महल के आंगन में था और बारिश और हवा को अपने ऊपर बहने दे रहा था। उसने अपनी छड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और बस अपने गुस्से और जादू को उसमें बहने दिया। छड़ी की नोक से बिजली की एक घनी चमकदार किरण ऊपर बादलों में बिना किसी नुकसान के उड़ी, लेकिन आसमान पर अपना गुस्सा निकालने के बाद निक को बेहतर महसूस हुआ। ओह, वह अभी भी गुस्से में था, लेकिन कम से कम अब वह गुस्से में कुछ भी बेवकूफी नहीं करेगा। हालांकि उसने खराब मौसम को नजरअंदाज किया और अपने गीले कपड़ों के वजन के साथ महल के मैदान में घूमता रहा। हवा उसे धक्का दे रही थी और उसके बाल हर तरफ उड़ रहे थे, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। निक को झील के पास एक लकड़ी का लट्ठा मिला, जिस पर वह बैठ गया और ऊपर आसमान को घूरते हुए धीरे धीरे खुद को शांत किया। मौसम भी धीरे धीरे ठीक होने लगा और ऐसा करते ही भयानक तूफान से बदलकर सिर्फ बारिश हो गई। ऐसा होते ही महल के अंदर के छात्र भी शांत हो गए और अंदाजा लगाने लगे कि तूफान किस वजह से शुरू हुआ। ज्यादातर ने बस यह मानना चुना कि यह एक अजीब तूफान था जो इतिहास में कुछ बार आया था। लेकिन निक के दोस्त उसे पूरे महल में ढूंढ रहे थे, लेकिन वह किसी भी आम जगह पर नहीं मिला। न वर्कशॉप में, न लाइब्रेरी में और न ही महल के आंगन में जहां उसे पढ़ना पसंद था। उन्होंने बड़े हॉल में देखा लेकिन वह वहां भी नहीं था और इसलिए वे सब हैरान थे। लूना खास तौर पर उसे ढूंढने की जिद कर रही थी और परेशान होकर खिड़कियों के बाहर आसमान को देखती रही। मजे की बात यह थी कि इसी काम से उन्होंने झील के किनारे धूप से उजले हुए लट्ठे पर बैठे उसके काले शरीर को देखा। लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए वे बाहर जाकर भीगने में झिझक रहे थे। लूना को ऐसी कोई चिंता नहीं थी और वह तुरंत महल से निकलकर उस तरफ भागी जहां वह था। हैरी अगला था जिसने ऐसा किया और बाकी लोग भी थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे चले गए। निक के चेहरे पर खालीपन था क्योंकि वह ऊपर आसमान को देख रहा था और बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने देखा कि उसके दोस्त पीछे से उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसने उनकी मौजूदगी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसका मन शांत था लेकिन खाली था क्योंकि वह पूरी तरह ऊपर आसमान पर फोकस कर रहा था। यह एक तरह का मेडिटेशन जैसा लग रहा था जो अंदर फोकस करने के बजाय बाहर पर फोकस कर रहा था। सच कहूं तो लूना के लिए यह डरावना था क्योंकि उसका जादू देखने के बावजूद क्योंकि वह उसे रोक नहीं रहा था, वह उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी। यह आसपास के जादू में एक नेचुरल चीज को देखने और दुनिया में घुलने मिलने जैसा था। उसे तुरंत पता चल गया कि यह गलत था। लोगों को खाली और बिना इरादे या इमोशन के नहीं होना चाहिए। कम से कम उसके अनुभव ने उसे यही बताया क्योंकि बच्चों में भी भावनाएं और इरादे होते हैं, भले ही वे थोड़े बेकाबू हों। लेकिन अगर किसी बौद्ध को ये पता होता तो वह खुद को खुशकिस्मत समझता क्योंकि ऐसी खालीपन की हालत में रहने वाला इंसान पवित्र और ज्ञानी मन होता है। लूना को न तो इस बारे में पता था और न ही उसे इसकी परवाह थी क्योंकि उसने तुरंत निक को पीछे से गले लगा लिया और उसका दिमाग उस हालत से बाहर निकाल दिया। हालांकि
वह शांत था और उसने जिस लट्ठे पर वह था उसे थपथपाने से पहले बस अपने दोस्तों को देखा और उसे एक लंबी बेंच में बदल दिया। तुम ठीक हो दोस्त? रॉन ने परेशान होकर पूछा। हाँ, लॉकहार्ट के मुझ पर हमला करने के बाद मुझे बस थोड़ा शांत होने की जरूरत थी, निक ने ईमानदारी से कहा। उसने क्या किया? लगभग सभी एक ही समय में चिल्लाए। उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और मुझे लगता है कि अभी डंबलडोर उससे पूछताछ कर रहा है। अज़्काबान उसके लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि इससे कम कुछ भी हुआ तो वह जल्द ही सांस नहीं ले पाएगा। निक ने ठंडेपन से कहा, जिसमें थोड़ा जानलेवा इरादा था जिससे लूना उसकी पीठ पर कांप उठी। उसने उस समय अपनी त्वचा के नीचे अपना जादू वापस खींच लिया क्योंकि उसे सच में अब तक पता नहीं चला था कि वह वहां है। यह ऐसा था जैसे आप किसी के पकड़े हुए सोए हुए हों और फिर जाग गए हों। आपको ये जानकारी तब तक पता नहीं चलती जब तक कोई बदलाव न हो, जैसे आप या दूसरा इंसान हिलना या शोर करना। अब तुम मुझे जाने दे सकती हो, उसने कहा, लेकिन उसके कंधे के ऊपर से उसकी तरफ देखती पीली चांदी जैसी आंखों से पता चल रहा था कि उसे उस पर यकीन नहीं है। वह बस आह भरकर उसे अकेला छोड़ सकता था, क्योंकि उसने शायद अपने गुस्से से सबको डरा दिया था। अपनी छड़ी को ऊपर आसमान की ओर फोकस करके उसने अपना जादू बादलों में डाला और उन्हें तितर बितर होने के लिए कहा। इसमें कुछ पल लगे और इससे काफी पावर चली गई, लेकिन बारिश रुक गई और बादल धीरे धीरे छंटने लगे। अपने कपड़ों पर अपनी छड़ी से टैप करके उसने उनमें से पानी निकाला और फिर उसे छपाक से जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने बाकी दोस्तों के लिए भी यही दोहराया क्योंकि गीले कपड़ों से बीमार होना आसान होता है। क्या आपको लगता है कि उस कमीने को उम्रकैद की सजा मिलेगी? रॉन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। लगता है ऐसा ही कुछ होगा जिससे तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, ट्रेसी ने सीरियसली कहा। मेरे पापा ने एक बार मुझे बताया था कि मिनिस्ट्री इस तरह की चीजों में कितनी बेरहम है। वो कहते हैं कि मिसाल कायम करो। रॉन ने सीरियसली कहा। मुगल भी ऐसा करते हैं, तुम्हें पता है, निक ने धीरे से कहा। वे इसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहते हैं, जिसमें लोगों को जुर्म की परवाह किए बिना कड़ी सजा दी जाती है। इसका मकसद आम लोगों को कानून के दायरे में रखना है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं करता। उसने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? हरमाइन ने गुस्से से पूछा। मैं हालात की बात कर रही हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, क्रिमिनल 4 तरह के होते हैं, लाइफस्टाइल, गलत इरादे वाले, करियर वाले और अचानक हुए। देखो, लाइफस्टाइल क्रिमिनल वे होते हैं जो इसी माहौल में पले बड़े होते हैं और बस कुछ अलग नहीं जानते। बुरे क्रिमिनल वे होते हैं जो एक्टिवली क्राइम करना चुनते हैं क्योंकि उन्हें इसमें मजा आता है। करियर क्रिमिनल वे होते हैं जो सिर्फ लालच की वजह से क्राइम की तरफ मुड़ जाते हैं। एक्सीडेंटल क्रिमिनल वे होते हैं जो गलती से या जोश में आकर क्राइम कर देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। एक जैसे क्राइम वाले केस में इनमें से हर क्रिमिनल को इरादे या हालात की परवाह किए बिना एक जैसी सजा मिलती है और वे इसे इंसाफ कहते हैं। सच तो यह है कि यह काम नहीं करता क्योंकि यह हर क्रिमिनल के लिए मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचता। उसने गुस्से से समझाया। क्या मिनिस्ट्री या सरकार को ये सब पता है? रॉन ने परेशान होकर पूछा। उन्हें पता है। मेरे पापा ने एक बार सुबह अखबार पढ़ने के बाद बताया था कि कुछ सजाएं कितनी गलत थी, लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। डैफनी ने परेशान होकर कहा। अगर यह सिस्टम काम नहीं करता है तो वे इसे बदल क्यों नहीं देते? हरमाइन ने सच में कंफ्यूज होकर पूछा। वे नहीं बदल सकते। हमारी पूरी सभ्यता इसी खराब सिस्टम पर टिकी हुई है और भले ही वे हर कानून में बदलाव करके सालों लगा दे ताकि सच्चे न्याय के जितना हो सके करीब पहुंच सके, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई एक जैसा न्याय नहीं है जो वे सबके लिए लागू कर सके, इसलिए ये सब हालात पर निर्भर करता है, निक ने ईमानदारी से कहा। इस पर सब चुप हो गए क्योंकि उनमें से कोई भी उसकी बात को नकारने का कोई अच्छा तरीका नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि यह बात बिल्कुल सही थी। जहां तक लॉकहार्ट की बात है, वह शायद अज़्काबान में कुछ ही समय में पागल हो जाएगा। निक ने इस विचार पर थोड़ी खुशी से कहा। कमजोर इरादों वाले लोग निश्चित रूप से ऐसे माहौल में बहुत लंबे समय तक अपना दिमागी संतुलन बनाए नहीं रख पाएंगे जो लगातार उनकी खुशी छीन लेता है। इस मामले में ये बहुत सीधा था क्योंकि डिमेंटर्स ने सच में खुशी खा ली थी, इसलिए अज़्काबान भेजा जाना बहुत बुरा अनुभव था। लॉकहार्ट से पूछताछ पर वापस आते हैं। लॉकहार्ट को उसके जुर्मों की लंबी लिस्ट सुनने के बाद डंबलडोर और स्नैप दोनों गुस्से में सुन्न हो गए थे। फिर रोमानिया में एक बूढ़ा जादूगर था जो वैम्पायर के उस ग्रुप से निपट रहा था। मैंने उसके लिए एक रिपोर्टर बनकर पूरी कहानी सुनने के बाद उसे चौंका दिया। ब्लॉन्ड ने वेरिटासरम के असर में अपनी अलग अलग जीत के बारे में लगभग जोश से बात की।
2 घंटे की पूछताछ के आखिर में डंबलडोर और स्नैप दोनों लॉकहार्ट से पूरी तरह नाराज हो गए थे। मैं उसकी ऑफिशियल गिरफ्तारी के बारे में मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करूंगा, जबकि तुम लड़की से श्राप के बारे में पता करोगे। हमें डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पोजीशन के लिए भी जल्दी से कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि लड़के के पास उस मामले में कुछ आइडिया था और इसलिए वह मदद कर पाएगा, डंबलडोर ने कहा और स्नैप ने सिर हिलाकर कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। और सेवेरस, लड़के के साथ समझदारी से पेश आओ। हो सकता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक न हो, बूढ़े आदमी ने आवाज दी और अपनी कलाई के एक छोटे से झटके के अलावा स्नैप ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया जिससे पता चले कि उसने उसे सुना है। डंबलडोर ने एक आह भरते हुए नशे में धुत लॉकहार्ट को देखा और फिर एक आसान, शानदार जादू से उसे बेहोश कर दिया। उम्मीद है कि यह आखिरी मामला है जिससे हमें कुछ समय के लिए निपटना होगा। उसने उस आदमी को कमरे में बांधकर अपने ऑफिस में जरूरी चिट्ठियां लिखने के लिए छोड़ने से पहले सोचा। जब बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि उस जवान आदमी के साथ समझदारी से पेश आओ, जैसे वह कोई नॉर्मल बच्चा हो, तो मैंने मन ही मन मजाक उड़ाया। निकोलस रेवेनक्लो कई चीजें थे, लेकिन नॉर्मल उनमें से एक नहीं था। मुझे पूरा शक है कि अगर उसकी जैसी हालत होती तो कोई दूसरा स्टूडेंट घबराकर भागने या लॉकहार्ट पर हिंसक हमला करने में 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाता। उसने अपने जायज गुस्से के बावजूद उस आदमी को पकड़वा दिया। ये दिखाता है कि बहुत कम लोगों में इतना सेल्फ कंट्रोल होता है। इसके बजाय मुझे जिस बात की चिंता थी वह थी लड़के की तेजी से बढ़ती ताकत। उसने इसे अच्छे से छिपाया था, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये दिख जाता था, छोटी छोटी बातें, जैसे कि उसके ज्यादातर मंत्र बहुत ज्यादा असरदार थे, या फिर बिना कुछ छिपाए वह चुपचाप ट्रांसफिग्रेशन करता था। जादू वाली चीजों का लेवल भी पहले से ज्यादा माहिर और ताकतवर होता जा रहा था। मैंने यह उसके बेचे गए पहले प्रोटेक्शन रिंग्स में से एक और सबसे नए सेट को देखकर देखा था। नया जादू ज्यादा स्टेबल था और मुझे ये भी पक्का नहीं था कि लड़के को पता था कि अब यह एक के बजाय टूटने से पहले 2 हमलों को रोक सकता है। इससे पता चला कि जादू में काफी सुधार हुआ है, जो सच में डरावना था। मैंने खुद अपनी जिंदगी में किसी फील्ड में इतना सुधार सिर्फ 2 बार देखा था। पहली बार मैंने खुद देखा था जब मैंने पहली बार पोशन और स्पेल वर्क की कला में हाथ आजमाना शुरू किया था। दूसरी थी लिली इवांस, जिनकी मुझे आज भी बहुत याद आती है। वह हमारी पीढ़ी की सबसे शानदार जादुई इंसान थी, जिनका दिमाग इतना तेज था कि वह कम मेहनत में लगभग किसी भी फील्ड में माहिर हो जाती थी। वह खास तौर पर चार्म्स में माहिर थी और हमारे स्टूडेंट के समय में उन्होंने दर्जनों स्पेल शुरू से बनाए थे। इसके बजाय लड़का जादू और ट्रांसफिग्रेशन में बहुत माहिर था और पोशन में भी उसका टैलेंट काफी था। नहीं, पोशन में उसकी काबिलियत बताने के लिए टैलेंट सही शब्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानता हो। मुझे पहले ही पता चल गया था कि वह इस सब्जेक्ट को कैसे देखता है, और हालांकि मुझे यह मानने में झिझक हो रही है, लेकिन केमिस्ट्री का मुगल ज्ञान इस सब्जेक्ट में अच्छा काम आया। ज्यादातर जादूगरों के उलट मैंने मुगलों की साइंस में काबिलियत को नजरअंदाज नहीं किया और खुद भी उस जानकारी का कुछ इस्तेमाल किया। इसलिए मैं ये देखे बिना नहीं रह सका कि वह दवा बनाने का कितना साइंटिफिक तरीका अपनाता था। जब मैं उस आदमी को ढूंढते हुए महल में घूम रहा था तो मेरा मन इन्हीं ख्यालों में लगा हुआ था। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वह उन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जिन्हें वह दोस्त कहता था, झील के किनारे एक बेंच पर बैठा था। मुझे ये देखकर और भी हैरानी हुई कि वह कितना शांत था, मानो उसका गुस्सा बस गायब हो गया हो। जब मैं पास आया तो लड़के ने मेरी तरफ देखा और उसकी सुनहरी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं घबरा गया। जब मैंने उसे घूरा, मैं प्रोफेसर से बात करने जा रहा हूँ, तुम मुझे माफ करना, लड़के ने कहा, और उसके दोस्त हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने उस समय मुझे देखा ही था। वह खड़ा हुआ और जहां मैं शांति से खड़ा था वहां चला गया, लेकिन मैंने उसके हाथ में छड़ी देखी। ये देखते हुए कि आज उस पर पहले ही हमला हो चुका था, उसकी सावधानी समझ में आती थी। मफलीटो, मैंने कहा, जिससे बातचीत को छिपकर सुनना नामुमकिन हो गया। मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा गया था कि डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पोजीशन पर लगे श्राप को हटाने में आपकी मदद की जरूरत है। मुझे ये भी बताया गया था कि आप हाल ही में निकाले गए प्रोफेसर की जगह कोई सही रिप्लेसमेंट ढूंढने में मदद कर सकते हैं। मैंने साफ साफ कहा। मेरी बात सुनकर लड़का बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, जो समझ में आता है क्योंकि यह सब शुरू से ही उसका आइडिया था। मुझे अपने दोस्तों के साथ चीजें सेटल करने के लिए थोड़ा समय दो और मैं अभी आता हूँ, उसने कहा, और मैंने सिर हिलाया। लड़के के अपने दोस्तों को संभालने के बाद हम वापस किले में चले गए, लेकिन डार्क आर्ट्स क्लासरूम के खिलाफ डिफेंस में नहीं,
जैसा मैंने सोचा था, बल्कि हेडमास्टर के ऑफिस में गए। लड़के को मेरी उलझन का अंदाजा हो गया था और उसने इस हरकत के पीछे का कारण बताया। मैं स्कूल के वार्ड्स को वैसे ही जानता हूं जैसे वे अभी हैं, और इसलिए मैं श्राप को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कोई ऐसा न हो जो इसकी पिछली हालत से परिचित हो, उसने कहा, और मैं समझ गया कि वह क्या कह रहा है। यह ऐसा था जैसे आप किसी ऐसी दवा में से गंदगी हटाने की कोशिश कर रहे हो जिसे आपने बनाया ही न हो। आपको पहले ही जानना होगा कि गंदगी क्या है, तभी आप उसे हटाने पर ध्यान दे पाएंगे, जिसके लिए शायद बनाने वाले को खुद जाना पड़े। लेमन ड्रॉप्स, मैंने पासवर्ड बोला, जिससे ग्रिफिन की मूर्ति हट गई और ऑफिस की सीढ़ियां दिखने लगी। निक शांति से स्नैप के पीछे ऑफिस में गया और देखा कि डम्बलडोर अपनी डेस्क पर झुके हुए पार्चमेंट के एक पन्ने पर कुछ लिख रहे थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें नोटिस किया, लेकिन कुछ देर लिखते रहे, फिर अपनी छड़ी से पार्चमेंट पर टैप किया। इससे लेटर अपने आप मुड़ गया और एक लिफाफे में चला गया, जिस पर उन्होंने एक नाम लिखा और फॉक्स को दे दिया। मुझे आज शाम गिलरॉय लॉकहार्ट के कामों के लिए बहुत अफसोस है। जब मैंने उसे इस पोस्ट के लिए हायर किया था, तो मुझे सच में लगा था कि वह थोड़ा बोरिंग होने के साथ साथ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डम्बलडोर ने ईमानदारी से कहा, तुमने मिनिस्ट्री को उसकी रिपोर्ट पहले ही कर दी थी, ठीक है? निक ने सीरियसली पूछा। वह लेटर उस मामले पर मेरी रिपोर्ट है, जब सेवेरस और मैंने उस आदमी से वेरिटाश्रम के तहत पूछताछ की थी। सोचिए कि इतना बुरा आदमी इतने खुलेआम घूम रहा था। डम्बलडोर ने आह भरते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, इस मामले में तुम्हारी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने उसे पकड़ा और रिपोर्ट नहीं किया होता तो वह शायद बच जाता, उसने ईमानदारी से कहा। निक ने सिर हिलाया। जब तक उसे सही सजा मिलती है, मैं उस आदमी के बारे में सोचना भी नहीं चाहूंगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो, उसने कहा, और बूढ़े बकरे ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। मुझे लगता है कि आप यहाँ उन 2 मामलों के लिए हैं जिन पर सेवेरस को आपसे बात करनी थी, ठीक है? डम्बलडोर ने शांति से पूछा। निक ने सिर हिलाया। मुझे श्राप हटाने में आपकी मदद चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर फ्लिटविक ने शायद आपको पहले ही बता दिया होगा, उसने कहा, और डम्बलडोर ने सिर हिलाया। जहां तक दादा की स्थिति की बात है, असल में कुछ संभावनाएं हैं, निक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। डम्बलडोर और स्नैप दोनों इस बात से हैरान थे, क्योंकि वे सच में इस समस्या का कोई हल नहीं सोच पा रहे थे। कई तो दूर की बात है। ये ऑप्शन क्या है? अगर ज्यादा परेशानी न हो तो अपने कारण भी बताए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, डम्बलडोर ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। पहला है होरेस लेगहॉर्न को पोषण टीचर के तौर पर हॉगवर्ट्स लौटने के लिए मनाना, जबकि प्रोफेसर स्नैप यहाँ डिफेंस पोजीशन लेंगे। दूसरा है इस पोजीशन के लिए सीरियस ब्लैक को हायर करना, क्योंकि मेरी समझ से वह इस सब्जेक्ट में काफी माहिर है। इसके उलट आप ल्यूपिन को भी इसी वजह से हायर कर सकते हैं, बस मैं उसके लिए एक वेयरवुल्फ रिंग बना दूं ताकि वह अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल रख सके। आखिरी ऑप्शन तो यही है कि इस पोस्ट के लिए अलेस्टर मूडी को हायर किया जाए, क्योंकि वह काबिल से भी ज्यादा है, निक ने थोड़ी और चौड़ी मुस्कान के साथ समझाया। वह इन सभी आइडिया को लेकर एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। मैं खुद को और अलेस्टर मूडी और ल्यूपिन को भी समझ सकता हूँ, स्नैप ने कहा। आखिरी नाम बहुत जहरीला लग रहा था, लेकिन सीरियस ब्लैक अपनी सोच के हिसाब से इस पोस्ट के लिए बहुत खराब चॉइस है। उसने सीरियस के साथ स्पेस शेयर करने के आइडिया से ही साफ तौर पर परेशान होकर अपनी बात खत्म की। निक ने कंधे उचकाए। हालांकि मैं उस आदमी के पिछले कामों की वजह से उससे आपकी नफरत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बिना किसी भेदभाव के उसकी काबिलियत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इस मामले से आपकी गहरी जान पहचान होने की वजह से आपका इस पोजीशन में आना सबसे अच्छा नतीजा होगा, निक ने ईमानदारी से कहा। हम इस मामले में आपकी साफगोई की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले इस पर सीरियस बातचीत की जरूरत होगी, डम्बलडोर ने कहा, और स्नैप ने हल्की से सिर हिलाया। ये तय होने के बाद, अगर आप मुझे वार्ड का वह हिस्सा दिखा दे जो प्रभावित है, तो मैं श्राप हटाने का प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ, निक ने बात बदलते हुए कहा। डम्बलडोर खड़े हुए और पास की दीवार के पास गए, जिस पर पिछले सभी हेडमास्टर्स की तस्वीरें थीं, और अपनी छड़ी से एक खास जगह पर टैप किया। निक ने इस बार अपनी जादुई इंद्रियों से बड़ी छड़ी को देखने का फैसला किया, लेकिन जब उसने देखा कि वह भी उसे घूर रही है, तो उसे थोड़ी ठंड लगी। बड़ी छड़ी में कितनी बुद्धि है, उसने डर के मारे सोचा कि उसे अपना चेहरा छिपाने के लिए लड़ना होगा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि जिसने भी इसे बनाया था, वह ओलिवेंडर से भी कहीं ज्यादा काबिल था।
निक ने छड़ी को देखना बंद कर दिया और उसकी जगह उस दीवार पर ध्यान दिया जो खुल रही थी और जिससे पता चला कि यह अब तक का सबसे बड़ा वार्डस्टोन था जिसके बारे में उसने सुना था। इतिहास में सबसे बड़ा वार्डस्टोन सिर्फ 3 फीट स्क्वायर का था, लेकिन यह वार्डस्टोन उससे लगभग 3 गुना बड़ा था और अलग अलग रून्स और जादू से ढका हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर जैसा दिखता था। यह उसके जादुई सेंस में इतनी तेजी से चमक रहा था कि निक को अपनी नाक की नसों को इससे फटने से बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह से बंद करना पड़ा। डंबलडोर ने वार्डस्टोन पर टैप किया और हवा में जादू की एक रंगीन लाइन दिखाई दी। फिर उसने अपनी छड़ी को कुशलता से कई तरह के जादू को पार करते हुए तब तक घुमाया जब तक वह एक खास हिस्से पर नहीं पहुंच गया। ये गहरे बैंगनी रंग की थी और जादू के कुछ सबसे पुराने हिस्सों के चारों ओर खतरनाक तरीके से घूम रही थी। निक ने अपनी छड़ी निकाली और उसकी नोक को अपने सीने पर अपने दिल के ऊपर रखा। SANGUINEMMEUMALLIGATUMGLORIAMMEEMFUTURAMVIDERE मेरे खून से बंदी शान से मेरा भविष्य देखो, वह बोला और उसके दिल की धड़कन पूरे कमरे में गूंज उठी और वार्डस्टोन का जादू उसके साथ गूंजने लगा, जिससे वार्डस्टोन पर एक चमकदार सफेद और सुनहरा जादुई निशान बन गया। निक ने अपनी आंखें बंद की और एक सांस अंदर ली, जैसे ही उसे वॉर्ड से कनेक्शन बनता हुआ महसूस हुआ। ठीक है, अब मैं श्राप को अलग कर दूंगा, इसे फाड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसने गंभीरता से कहा और डंबलडोर ने सख्त अंदाज में सिर हिलाया, क्योंकि उसकी छड़ी बहते हुए मैजिक की ओर तानकर तैयार थी। निक ने धीरे धीरे वोल्डेमॉर्ट के छोड़े हुए निशान के चारों ओर सावधानी से अपनी छाप छोड़नी शुरू की। थोड़ी देर हुई क्योंकि उसकी छाप को उसके इरादे के मुताबिक चलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वह धीरे धीरे खतरनाक बैंगनी मैजिक के चारों ओर फैल गई। लेकिन श्राप अपने आप ठीक हो जाता था और उसे तुरंत अपने निशान से खतरा महसूस हुआ और उसने हमला कर दिया। निक को खून की उल्टी हुई क्योंकि खुद को हुआ नुकसान उसके कनेक्शन से वापस आ गया था। लेकिन उसने दांत पीस लिए और अपने निशान को उस श्राप को पूरी तरह से फंसाने की कोशिश की जो उस पर हमला करता रहा। उसकी आंखों, नाक और कानों में खून की नसें फट गईं, जिससे स्नेप और डंबलडोर दोनों परेशान हो गए, लेकिन निक आखिरकार श्राप को अलग करने में कामयाब हो गया। करो, उसने कमजोरी से कहा और डंबलडोर कैंसर वाले ट्यूमर की तरह श्राप को निकालने में लग गया। निक कमजोर पड़ गया क्योंकि श्राप के आखिरी दौर से गुजरने के बाद उसे हटाया गया और स्नैप ने उसे मजबूती से थाम लिया। तुमने बहुत कर लिया बच्चे, अब आराम करो, उसे पॉपी के पास ले जाओ, डंबलडोर ने कहा और स्नैप ने निक को ऑफिस से बाहर निकलने में मदद की। उनके जाने के बाद बूढ़ा जादूगर चमकते हुए जादू की तरफ मुड़ा और सफेद और सुनहरे जादू को दिलचस्पी से देखा। हालांकि बनाने वालों ने बड़ी चालाकी से यह पिछला दरवाजा अपने बच्चों के लिए चुपके से छोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसका नेचर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। हर छाप उस इंसान के लिए खास तौर पर बनाई गई थी जिसने उसे छोड़ा था और हेडमास्टर को उनका असली रूप दिखाया था। उदाहरण के लिए, वोल्डेमॉर्ट की छाप एक श्राप के साथ मिली हुई थी जिससे वह चालाक और हिंसक हो गया था। निक की छाप में डंबलडोर को बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि निक को सही तरह से समझने के लिए ये दूसरी सबसे अच्छी चीज थी। लेकिन जो उसने पाया उससे वह हैरान रह गया क्योंकि वह सच में सफेद नहीं था, बल्कि कई रंग मिलकर इंद्रधनुष की तरह सफेद दिख रहे थे। दूसरी ओर, सोना पूरी तरह से अलग था क्योंकि वह किसी भी पर्सनैलिटी ट्रेट से मेल नहीं खाता था और वह ये नहीं बता सका कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब निक स्नैप के साथ इन्फर्मरी पहुंचा तो मैडम पॉम्फ्रे खुश नहीं थी। ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा कुछ बहुत बुरी तरह से गलत लेकर आते हो? उसने उस पर डायग्नोसिस स्पेल करते हुए चिढ़कर पूछा। लेकिन जब उसे रिजल्ट मिले तो वह भौचक्की रह गई। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा शरीर टूटने की कगार पर है, नसें डैमेज हो गई हैं, नसें फट गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे मैजिकल कोर में दरार आ गई है। शुक्र है कि तुम्हारा कोर तुम्हारी उम्र के ज्यादातर लोगों से बड़ा और मजबूत है, इसलिए तुम्हें स्क्विब बनने का खतरा नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। मैजिकल कोर, वह क्या है? निक ने कमजोरी से पूछा क्योंकि यह कुछ बहुत जरूरी लग रहा था। ज्यादातर जादूगर जो मानते हैं, उसके उलट हम असल में मैजिकल बीस्ट जैसे ही हैं। हमारे शरीर में कई रास्ते होते हैं जिनसे मैजिक बहता है। जिस जगह ये सभी रास्ते मिलते हैं उसे हमने मैजिकल कोर नाम दिया है। ये हर जगह के लिए अलग होता है, लेकिन हमेशा धड़ के अंदर या कभी कभी सिर के अंदर भी होता है, लेकिन ऐसा अरबों में एक बार होता है। उसने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा। क्या कोर को नुकसान पहुंचाना बुरा है? निक ने पूछा। उसे चिंता थी कि कहीं उसने गलती से खुद को बर्बाद तो नहीं कर लिया। कोर को नुकसान पहुंचाने से बस कुछ समय के लिए जादू का कुछ हिस्सा खत्म हो जाता है, जब तक कि वह ठीक न हो जाए।
अगर कोर इतना बड़ा और मजबूत नहीं है कि उस नुकसान को झेल सके, तो जादू के जादुई रास्तों के खराब होने से बेकार हो जाता है। तुम ठीक रहोगे जब तक तुम आराम करोगे और कम से कम 1 महीने तक अपने कोर पर स्ट्रेस कम से कम रखोगे, उसने कहा, और निक पूरे 1 महीने आराम करने के लिए बस बेमन से राजी हो गया। निक ने अपनी हालत अपने दोस्तों से छिपाई क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे बिना किसी वजह के परेशान हों। अगले दिन पूरे स्कूल में हंगामा हो गया क्योंकि पिछली रात और स्कूल आए थे और उन्होंने लॉकहार्ट को अरेस्ट कर लिया था। डेली प्रोफेट्स की हेडलाइन निक और उसके इंटरव्यू के बारे में होने के बावजूद स्कूल में बहुत कम लोगों को इसकी परवाह थी, लेकिन सभी को नहीं। देखो निक, तुम फ्रंट पेज पर हो। रॉन ने डम्बलडोर, फज और स्कीटर के साथ निक की तस्वीर की ओर इशारा किया, जो साफ तौर पर तब ली गई थी जब उनमें से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। कॉलिन क्रीवी जिस तरह से फोटो देखकर मुस्कुरा रहे थे, उससे ये साफ था कि यह फोटो कहां से आई है। ये तो बस कई बार में से पहली बार था। निक ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, जिससे आसपास के लोग मुस्कुरा उठे, भले ही कई लोगों ने आंखें घुमाई हों। लगता है वे कल अरेस्ट को फ्रंट पेज पर छापेंगे। आखिर मैं यही करूंगा, रॉन ने लापरवाही से कहा और जानने वाले सभी लोग उसकी बेपरवाही पर हैरान रह गए। निक ने इस पर अपना सिर हिलाया। मैं कोई नाजुक बर्फ का टुकड़ा नहीं हूं जो याद दिलाने वाली बात को न समझे, भले ही उसका इरादा न हो। रॉन सही कह रहे हैं कि यह कल की हेडलाइन है, बस ये पैगंबर के लिए बहुत बड़ी बात है कि इसे मिस न करें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, प्रोफेट्स हाल ही में ग्रिंडेलवाल्ड्स के कामों के बारे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि पैनिक कम हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है, यह एक मुश्किल लड़ाई रही है। सीमस ने पास की लंबी टेबल से बातचीत में टोका। तुम्हें ये कैसे पता? हरमाइन ने कंफ्यूज और शक में पूछा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त डीन यहाँ हॉगवर्ट्स के बाद रिपोर्टर बनना चाहता है और ग्रेजुएट होने के बाद कुछ रेफरेंस लेने के लिए प्रोफेट के लोगों से बात कर रहा है। उन्होंने एक लेटर में यह बात बता दी। सीमस ने डीन थॉमस को दिखाने के लिए उसे पकड़ते हुए कहा, सीधे घोड़े के मुंह से निकली बात है ना? हाँ, ये पक्का एक अच्छा सबूत माना जाएगा, निक ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है कि वह आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। किसी अनजान वजह से पूरे शहर कुर्बान हो गए और जिम्मेदार आदमी ने अपना कोई पता नहीं छोड़ा। कम से कम शक तो है ही, हरमाइन ने कहा और निक ने फिर से सिर हिलाया। असल में इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वह आदमी न सिर्फ एक बहुत ताकतवर जादूगर है बल्कि वह नेचुरल दृष्टा भी है। वह किसी भी संभावित हमले को पहले ही देख सकता है और उनसे बच सकता है, उसने कहा और हरमाइन चुप हो गई। अगर यह सच है तो वह पिछली बार कैसे पकड़ा गया? हैरी ने कंफ्यूज होकर पूछा। पिछली बार जब उसे एहसास हुआ कि डंबलडोर उसके रास्ते की आखिरी रुकावट है और उसने जानबूझकर खुद को विजार्डिंग दुनिया की किस्मत का फैसला करने के लिए एक ड्यूल में फंसने दिया, तो वह ड्यूल हार गया और पकड़ा गया। निक ने ईमानदारी से कहा, क्योंकि यह सब पब्लिक जानकारी थी, तो हमें बस डंबलडोर के दोबारा ड्यूल करने और फिर से जीतने का इंतजार करना है। रॉन ने राहत भरे अंदाज में कहा, मुझे डर है कि इस बार यह इतना आसान नहीं है। पिछली बार जब दोनों ने मुकाबला किया था तो वे हेल्थ और पावर दोनों के मामले में लगभग बराबर थे, लेकिन इस बार ग्रिंडेलवाल्ड ने खुद को जवान बना लिया है जबकि डंबलडोर अभी भी बूढ़े हैं। डंबलडोर के पास अब एकमात्र असली फायदा यह है कि उसके पास उस समय से अपनी पावर और स्किल को और बेहतर बनाने के लिए इतना समय है, जबकि ग्रिंडेलवाल्ड पिछले 50 सालों में कुछ हद तक स्थिर हो गया है। ये कहना मुश्किल है कि अगर वे सच में फिर से लड़े तो कौन जीतेगा, निक ने गंभीरता से कहा और जिसने भी उसे सुना वह डर गया। उसने यह नहीं बताया कि डंबलडोर के पास एल्डरवैन भी थी, क्योंकि यह ऐसी जानकारी नहीं थी जिसे आप लापरवाही से दे दें। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि डेथली हेलोज असली होते हैं, और ये तो और भी कम कि उनमें से 2 एक ही समय पर इस स्कूल में थे। सच कहूं तो निक ने हेलोज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि वे साफ तौर पर ऐसे नियमों पर काम करते थे जिन्हें वह ठीक से नहीं समझता था। उन नियमों को समझने की कोशिश में खुद पर जोर डालना उसकी तरफ से बिल्कुल भी मेहनत के लायक नहीं था। हाँ, वे चीजें ताकतवर थीं, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वे दुर्भाग्य के श्राप से भी ग्रस्त थीं। इससे पहले छड़ी इस्तेमाल करने वाले हर इंसान का बुरा हाल हुआ था और जो भी जानबूझकर पत्थर इस्तेमाल करता था वह पागल हो जाता था। इसका एकमात्र असली एक्सेप्शन क्लोक था, लेकिन निक को शक था कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि यह इतने समय से पेवेरल ब्लडलाइन में चला आ रहा था और इसके इस्तेमाल करने वालों को श्राप देने का कोई कारण नहीं था। इससे ये भी पता चला कि वोल्डेमॉर्ट की हार के बाद हैरी ने एक पूरी और अच्छी जिंदगी क्यों जी, जबकि पहले उसके पास तीनों थे।
पेवेरल ब्लडलाइन का आखिरी जिंदा वंशज होने के नाते हैरी हॉलोज पर लगे श्राप से इम्यून था। उसके बाद सब अपनी क्लास में चले गए और बाकी दिन निक के लिए काफी नॉर्मल रहा। हालांकि उसने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा जिससे वह सच में थोड़ा एक्साइटेड हो गया। लगता है जब ये पोस्ट कुछ समय के लिए खाली थी तब डम्बलडोर ने खुद दादा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया था। निक की राय में यह एक बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अपने कैरेक्टर की कमियों के बावजूद वह बूढ़ा बकरा पक्का पढ़ाना जानता था। आर्मांडो डिपिक के हेडमास्टर के पद से हटने और उसे यह रोल सौंपने से पहले वह पहले दादा टीचरों में से एक था। ओल्ड गोड ट्रांसफिग्रेशन के पिछले प्रोफेसर भी थे, इससे पहले कि उन्होंने ये पद मैकगोनागल को दिया। अजीब बात यह है कि स्कूल के पिछले हेडमास्टर आज भी 354 साल की उम्र में जिंदा हैं। बाकी सब कुछ के बावजूद डम्बलडोर को इस विषय को पढ़ाने का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसका मतलब था कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई को आखिरकार एक मजबूत नींव मिलेगी। हर साल एक नया टीचर होने की यही बात थी, जिसका नतीजा स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर पड़ता था। ज्यादा उम्र के स्टूडेंट्स के लिए यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उन्हें असल में एक स्थिर पढ़ाई का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन निक और उसके दोस्तों जैसे छोटे स्टूडेंट्स के लिए यह एक बहुत अच्छा मौका था। सबसे अच्छी बात यह थी कि डम्बलडोर को ऐसी काम की जानकारी शेयर करने की आदत थी जो आमतौर पर तब नहीं सिखाई जाती जब क्लास में सही मोटिवेशन हो। उदाहरण के लिए, जब वह दादा प्रोफेसर थे तो उनके पढ़ाए गए हर स्टूडेंट ने पेट्रोनस चार्म करना सीखा। माना कि यह सिर्फ चौथी क्लास और उससे ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन प्रिंसिपल फिर भी कायम रहा। बूढ़े आदमी का कोई भी स्टूडेंट सच में ठीक ठाक नहीं था जब तक कि उसने खुद ऐसा करने का फैसला न किया हो। निक ने अपने दोस्तों को वर्कशॉप में उनके साथ घूमकर सरप्राइज दिया क्योंकि वह डेड्रिक रून्स से एन्चेंटिंग पर काम कर रहा था, क्योंकि उसे आराम करना था। यह कोई छोटी हैरानी की बात नहीं है कि डेड्रिक रून्स स्पेस, सोल्स, फायर, फ्लैश और लाइफ फोर्स को मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छे थे, ये देखते हुए कि वे कहां से आए थे। वे इसमें इतने अच्छे थे कि निक को ये पक्का करना पड़ता था कि उन सब्जेक्ट से जुड़े कोई भी सिंबल शामिल न हो या एन्चेंटमेंट उन्हें अजीब तरीकों से शामिल करने के लिए खराब न हो। उदाहरण के लिए, जब उसने पानी बनाने के लिए एक रिंग को एन्चेंट करने की कोशिश की और गलती से खून का फव्वारा बन गया तो ये बहुत गंदा हो गया। उसने अपने दोस्तों को क्रिएशन में ट्यूटर करने का भी ऑफर दिया था, लेकिन ये जानकर हैरान रह गया कि उन सभी में से सिर्फ रॉन में ही वेरिटोलॉजी का टैलेंट था। खास तौर पर कहे तो वह लकड़ी के साथ लगभग कमाल का था और उसने निक के पास जो ज्ञान था उसे आसानी से सीख लिया। निक के पास लकड़ी को आकार देने के लिए जो टूल्स थे उनका इस्तेमाल करने में वह शुरू में थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन वह तेजी से बेहतर हो गया। दूसरी ओर हरमाइन और डैफ्ने दोनों ने रून्स के साथ बहुत अच्छा काम किया और उसके सटीक ट्रांसलेशन के ज्ञान से वे इस विषय को तेजी से समझ रही थी। हैरी में किसी भी तरह की क्राफ्टिंग का कोई टैलेंट नहीं था, जो उसके लिए ठीक था क्योंकि वह चार्म्स, फ्लाइंग और दादा टाइप की चीजों में बहुत अच्छा था। हैरानी की बात है कि ट्रेसी असल में मेटल वर्क में काफी टैलेंटेड थी। निक के ज्ञान के सबसे एडवांस्ड फील्ड के तौर पर उसने उसे हर तरह के मेटल पर काम करने का सही तरीका और स्किल सीखने के लिए एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज प्लान आसानी से बता दिया। हालांकि लूना इस मामले में सबसे अलग थी क्योंकि उसने वह सब कुछ सीखने से मना कर दिया जो वह सिखाने को तैयार था। फ्लिटविक ने शायद इस सारे काम का शोर सुन लिया था और ये देखने के लिए अंदर गया कि क्या हो रहा है। वाह, मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स क्राफ्ट्समैनशिप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। छोटे कद के आदमी ने इतनी खुशी से कहा कि वह सच में थोड़ा रो पड़ा। मैंने देखा कि मैं अपने दोस्तों से दूरी बनाने लगा था और सोचा कि क्या मैं देख सकता हूं कि उनमें से कोई मुझसे किसी भी तरह से सीख सकता है, बेशक मेरे अपने क्राफ्टिंग मेथड के अलावा। निक ने ईमानदारी से कहा। उसका भी यही मतलब था क्योंकि इस समय वोल्डेमॉर्ट कोई खतरा नहीं था और जल्द ही उसका ध्यान रखा जाएगा। भविष्य में उसे जिस बकवास से निपटना था उसकी तुलना में डार्क लॉर्ड उसकी सबसे कम चिंता थी। निक को यह भी एहसास हो गया था कि भविष्य से निपटने के लिए उसे अपने साथ ताकतवर साथियों की जरूरत है और यह काम उसके दोस्तों से बेहतर कौन कर सकता है। मुझे खुशी है कि तुमने इस मामले की सच्चाई देख ली है निक। मैं तुम्हें खुद भी बता सकता था, लेकिन एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें खुद ही यह पता लगाना होगा। फ्लिटविक ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत अजीब लगा, निक ने हंसते हुए कहा और फ्लिटविक भी हंस पड़ा। मुझे लगता है कि ऐसा ही था, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें ऐसे ही होती हैं। छोटे आदमी ने समझदारी से कहा। निक के ग्रुप ने यह सुनकर बस आंखें घुमाई और जो कर रहे थे उसमें वापस लग गए। दूसरी ओर निक ने प्रोफेसर के साथ सच्ची बातचीत शुरू करने का फैसला किया। यह मुझे किसी भी वजह से याद दिलाता है
लेकिन तुम्हारे उस आइडिया का क्या हुआ कि कुछ क्राफ्टिंग क्लास शुरू करो? उसने उनके बैठने के लिए कुछ कुर्सियां बनाते हुए पूछा। फ्लिटविक उस छोटी कुर्सी पर बैठ गया जिसे निक ने उसके लिए बनाया था और आह भरते हुए बोला, हॉगवर्ट्स के पास टीचर हायर करने और प्रैक्टिस के लिए जरूरी सामान सप्लाई करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बदकिस्मती से जैसे ही मैंने अल्बस को यह आइडिया दिया, वह फेल हो गया। आधे गॉब्लिन ने निराश होकर कहा। निक ने भौहें चढ़ाई, क्या हॉगवर्ट्स के पैसे सच में इतने खराब हैं? मुझे गलत मत समझो, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि नए लोगों को क्राफ्टमैनशिप सीखने के लिए पैसे देना महंगा है, लेकिन हॉगवर्ट्स जादू टोने और जादूगरी का स्कूल है। स्कूल के पास इस समय इतनी ज्यादा फंडिंग होनी चाहिए कि उसे समझ न आए कि उसका क्या करे। निक ने यकीन न करते हुए कहा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन दुख की बात है कि सच तो यह है कि स्कूल की फाइनेंस की हालत सच में बहुत खराब है। दादा पोजीशन पर दशकों से लगे श्राप की वजह से अल्बस को हर साल एक नया टीचर हायर करने में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और बदकिस्मती से इसी वजह से हम इस बुरी हालत में हैं। चार्ल्स मास्टर ने ईमानदारी से कहा। निक मुस्कुराया, तो अगर वह श्राप चला जाए और स्कूल में बहुत सारा पैसा आ जाए, तो क्या वे क्लास मुमकिन हो जाएंगी, है ना? उसने आंखों में चमक के साथ पूछा। फ्लिटविक इस सवाल से चौंक गया, लेकिन उसे पता था कि इसे सिर्फ जिज्ञासा समझकर टालना ठीक नहीं होगा। थ्योरी के हिसाब से यह सही है, हाँ क्यों? उसने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि कल ही मैंने हेडमास्टर की उस श्राप को हटाने में मदद की थी, इसलिए अब सिर्फ पैसे ही बचे हैं और मुझे पता है कि उन्हें कैसे पाना है। निक ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। इस बात से कमरे में मौजूद हर कोई जो बातचीत सुन रहा था, हैरान रह गया। सच में? फ्लिटविक ने यकीन न करते हुए पूछा। निक ने मजाक उड़ाया, मैं ऐसी बात पर झूठ क्यों बोलूंगा? आप डंबलडोर और स्नैप से इस बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि वे दोनों इस मामले के लिए वहां थे और जब तक आप बताते हैं कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था, उन्हें आपके लिए मामले को वेरीफाई करना चाहिए। उसने ईमानदारी से कहा। फ्लिटविक ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और उसके बाद उत्साह से कमरे से बाहर चला गया, शायद निक के सुझाव के अनुसार ही। लेकिन आप फंडिंग कैसे पाने की योजना बना रहे हैं? डैफने ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि एक पुराने परिवार की शुद्ध खून की वारिस होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि जादूगर परिवारों को धन देने के लिए मनाना इतना आसान नहीं था अगर इससे उन्हें सीधे फायदा न हो। इससे कोई मदद नहीं मिली कि डंबलडोर खुद उनसे पैसे नहीं मांग सकते थे क्योंकि इनमें से कई परिवार उन्हें सच में पसंद नहीं करते थे और कुछ तो उनसे नफरत भी करते थे। यही तो इसकी खूबी है, एक लेटर भेजने के बाद मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। निक ने गर्व से कहा, जिससे वह कंफ्यूज हो गई। किसको? रॉन ने भी इस बारे में उत्सुकता से पूछा। निकोलस फ्लेमेल, निक ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा और उसके सभी दोस्तों को समझ आ गया कि यह कैसे काम कर सकता है। उन्हें पिछले साल की गड़बड़ी के बाद निकोलस फ्लेमेल के बारे में जानकारी अच्छी तरह याद थी, इसलिए वे जानते थे कि वह आदमी सोने को मिट्टी की तरह समझ सकता है क्योंकि वह आसानी से और भी बना सकता है। महान अल्केमिस्ट के लिए यह बहुत आसान बात होगी कि वह चुपके से स्कूल को थोड़ी सी दौलत दे दे, बिना किसी को पता चले। लेकिन डंबलडोर ने कहा था कि निकोलस फ्लेमेल और उनकी पत्नी इस साल की शुरुआत से पहले पत्थर के खत्म होने के बाद मर जाएंगे। हैरी ने कंफ्यूज होकर कहा। निक इस पर हंसा, जिससे सब कंफ्यूज हो गए, जब तक कि वह रुका और खुद को समझाया। मुझे नहीं पता कि क्या ज्यादा मजेदार है, कि आपको लगता है कि फिलोसोफर स्टोन जैसी शक्तिशाली चीज इतनी आसानी से खत्म हो सकती है या वह आदमी सच में इस तरह मरेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिलोसोफर स्टोन चीजों को बिना किसी गलती के बदल सकता है और किसी की उम्र भी लगभग हमेशा के लिए बढ़ा सकता है। और यह सिर्फ वो चीज है जिसके बारे में सब जानते हैं। ऐसी चीजें कई चीजें हो सकती है लेकिन नाजुक चीज उनमें से एक नहीं है। पिछले साल जो तुमने तोड़ा था, वह पक्का एक नकली चीज थी जिसे वोल्डेमॉर्ट को बाहर निकालने के लिए चारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तो जाहिर है कि असली पत्थर बनाने वाला बस अपनी पसंदीदा चाल चल रहा है और मरा हुआ होने का नाटक कर रहा है। वह पहले भी 7 बार ऐसा ही कुछ कर चुका है, जिसमें ये भी शामिल है। निक ने ये कहकर अपने दोस्तों को हैरान कर दिया। पिछले कुछ महीनों से सब कुछ शांत था, जब मैंने एक बार फिर अपनी पत्नी पेरेनिल और अपनी मौत का नाटक किया। मुझे ये देखकर हमेशा हैरानी होती थी कि हमारे नाटक करने के रिकॉर्ड के बावजूद ज्यादातर लोगों ने कितनी आसानी से हमारी मौत को मान लिया। मैंने अपनी लंबी जिंदगी में कई बार मरने के बारे में सोचा था, लेकिन सच कहूं तो मैं इतना कुछ बचा हुआ देखकर यह स्वीकार नहीं कर सकता था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उन कुछ लोगों में से एक था जो मौत नाम की चीज को खुद देखने के बाद उसके बारे में जानते थे। हाँ,
मैं पहले भी मौत से मिल चुका था और उससे जो मैंने सीखा उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। डिमेंटर जैसा दिखने के बावजूद यह उन बुरे जीवों से बिल्कुल अलग था। बहुत पहले जो मौत मेरे पास आई थी वह किसी और जीव के आध्यात्मिक रूप से प्रकट होने के अलावा और कुछ नहीं थी। मुझे उस समय यह नहीं पता था क्योंकि मैं अभी तक एल्केमी में एस्ट्रल दायरे में नहीं पहुंचा था और इसलिए आध्यात्मिक जादू से काफी अनजान था। एस्ट्रल दायरा एक अजीब जगह थी जो असल में मौजूद नहीं थी, बल्कि उसके ठीक बाहर थी। हैरानी की बात है कि किसी वजह से वहां सिर्फ क्राफ्टिंग स्किल से ही पहुंचा जा सकता था। हालांकि शरीर से एस्ट्रल दुनिया में जाना मुमकिन था, लेकिन ये बहुत स्ट्रेसफुल था क्योंकि वह जगह बहुत स्पिरिचुअल थी और इसलिए वहां जिंदा चीजों को मना किया जाता था। इसी स्पिरिचुअल नेचर ने मुझे मौत के झूठे नेचर को पहचानने के लिए आत्माओं के बारे में इतनी समझ दी थी। ये शुरू से ही डरावना और पुराना था, इतना पुराना कि ऐसा लगता था जैसे सारा इतिहास इसी के कंधों पर टिका हो। और मैंने उस जीव के भेजे गए सिर्फ प्रोजेक्शन के बारे में यही देखा जो कम से कम कहने पर भी डरावना था। मैंने पिछले साल एस्ट्रल दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति को ढूंढा था, लेकिन इस पूरे समय उनका कोई पता नहीं चला। आखिर में मैंने इसे किसी अनजान कारीगर की गलती मान लिया और ढूंढना बंद कर दिया। एल्बस अभी भी उस आदमी को ढूंढ रहा था क्योंकि वह उनसे दोस्ती करना चाहता था क्योंकि वे शायद इंग्लैंड में कहीं थे। पिछले साल उस स्कूल में जो नकली पत्थर टूटा था वह बस एक जादुई एनर्जी स्टोरेज जेम था जिसे मैंने एल्बस की तरफ से असली चीज की नकल करने के लिए बनाया था। मुझे उस भटके हुए आदमी की भी ज्यादा चिंता नहीं थी जो हर जगह मुसीबत खड़ी कर रहा था। सच कहूं तो मैं उसके साथ पिछली लड़ाई में सिर्फ इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसने पेरिस में मेरे घर को धमकाया था। हालांकि ये दुख की बात थी कि वह इतने सारे लोगों की जान ले रहा था। मैंने अपनी लंबी जिंदगी में कई बार एक ही मुगल युद्ध में कई गुना ज्यादा जाने जाते देखी थी और इसलिए इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर भी मैंने ये पता लगाया कि उसे इतने सारे बलिदानों की जरूरत क्यों पड़ी और जो मैंने जाना उससे मैं काफी हैरान था। एल्बस और ज्यादातर दूसरे लोगों के उलट जो किसी घटना के बचे हुए हिस्से को फिर से बनाने में काबिल नहीं थे, मैं था। एक बार जब मैंने बलि की घटना को दोबारा देखा तो मुझे पता चला कि असल में बलि दिया गया हर शहर पूरी दुनिया में एक बड़े रिचुअल के लिए फ्यूल से ज्यादा कुछ नहीं था। उस रिचुअल का मकसद दुनिया भर में एम्बियंट मैजिक लेवल को एक ऐसे लेवल तक बढ़ाना था जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था, जिससे मेरा दिल भी एक्साइटमेंट से धड़कने लगा था। ये 50 साल पहले किए गए उसके एग्रीमेंट में एक चालाक लूपहोल था क्योंकि उसके प्लान का असल में मुगलों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वह उन्हें सिर्फ अपने आखिरी मकसद को पाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि इस बड़े रिचुअल के पूरा होने के बाद दुनिया कैसे बदल जाएगी और मुझे इस बात की तारीफ करनी पड़ी कि उसने इस तरीके का इस्तेमाल करके इनडायरेक्टली अपना पिछला गोल कैसे पूरा किया। मैजिकल एनर्जी सिंपल मशीनों के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में दखल देती है और इस तरह वे सभी हथियार जो सच में जादूगर समाज को डरा सकते हैं, जैसे कि एटम बम, पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। असल में मुगलों की जिंदगी का तरीका टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग 6 सदियों पीछे चला जाएगा। मेरे पास इस बदलाव को रोकने का कोई कारण नहीं था क्योंकि पेरेनिल और मैंने बहुत पहले ही अपनी पावर को अगले लेवल तक बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन मैजिकल एनर्जी कम होने की वजह से हम वह कदम नहीं उठा सके। बस वह कदम उठाने के इतने करीब होने से हमारे शरीर कमजोर और कमजोर हो गए थे क्योंकि हम खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे और मजबूत बनना तो दूर की बात थी। आज का दिन मेरे लिए खास तौर पर दिलचस्प था क्योंकि हैरानी की बात है कि मुझे एक लेटर मिला। यह असल में एक सिंपल चीज थी जिसमें कोई छिपा हुआ जादू या फैंसी पैकेजिंग भी नहीं थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि यह उस फीनिक्स ने दिया था जो ज्यादातर समय एल्बस के साथ रहता था और फिर भी यह उसकी तरफ से नहीं था। भेजने वाले का नाम मैं जानता था, लेकिन पर्सनली उससे जान पहचान नहीं थी, भले ही उसका मालिक कितना भी मजेदार क्यों न लगे। एल्बस ने मुझे उस स्टूडेंट के बारे में जरूर बताया था जो उसे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा था, क्योंकि वह अचानक कहीं से आ गया था, निकोलस रेवेनिक्लो। लगभग हर मामले में एक जबरदस्त जीनियस जो कई जरूरी मामलों में चुपके से या सीधे तौर पर शामिल लगता था। मैं इस नौजवान से मिलने में काफी इंटरेस्टेड था, उसके खुद के बनाए जादुई तरीके और क्राफ्टिंग में तेजी से बढ़ते स्किल के बारे में सुनने के बाद। मजेदार बात यह है कि उस नौजवान ने आगे बढ़ने का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे फायदेमंद तरीका चुना, क्योंकि उसने किसी खास तरीके से नहीं बल्कि हर तरह से सीखना चुना। वेरिटोलॉजी, चार्म्स, मेटलर्जी, एन्चेंटिंग और हाल ही में उसने ब्लैक लेक में मरफोक से कुछ दिन सीखे। एल्बस ने अपने खतों में जो लिखा था उसके हिसाब से वह लड़का ज्ञान की तलाश में बहुत लालची था, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो।
जब एल्बस ने मुझे लड़के के इल्यूजन मैजिक के लिए बड़े झुकाव के बारे में बताया तो मैं थोड़ा खुश हुए बिना नहीं रह सका। यह आर्केन की एक कम इस्तेमाल की जाने वाली ब्रांच थी और इसलिए काफी समय से रुकी हुई थी। मुझे इस बात पर जरा भी शक नहीं था कि वह लड़का भी आखिरकार कीमिया में हाथ आजमाएगा, क्योंकि उसमें साफ तौर पर बदलाव लाने की काबिलियत थी। मुस्कुराते हुए उस सादे पार्चमेंट लेटर को खोलकर मैंने उसमें लिखी बातें पढ़ी। जब मेरा काम हो गया तो मैंने लेटर नीचे रख दिया और उसमें लिखी बातों पर सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई। ऐसा लगता है कि इस लड़के ने मेरी छोटी सी मौत की हरकत को आसानी से समझ लिया है। हैरानी की बात है कि इस लड़के ने अपने पहले लेटर में स्कूल के लिए मेरी मदद भी मांगी है। एक तरफ तो उसकी रिक्वेस्ट मेरे लिए मानना आसान था, वहीं दूसरी तरफ मुझे पता है कि एल्बस इस मामले में मेरी मदद लेने से कितना हिचकिचाता है। शायद यही अच्छा होगा कि मैं उस लड़के की बात मानूं और किसी प्रॉक्सी के जरिए स्कूल को थोड़ी सी रकम डोनेट कर दूं ताकि मैं गुमनाम रहूं। मुझे हैरानी है कि इतनी छोटी सी दौलत पाकर एल्बस कैसा मुंह बनाएगा। शायद मुझे खुद इस नौजवान से मिलने के लिए इंग्लिश आइलैंड जाना चाहिए। पाव समाप्त। जाहिर है निक ने असल में एक लेटर लिखा था और उसे ग्रैंड अल्केमिस्ट को उस धरती के अकेले जीव से भिजवाया था जो उसे ट्रैक कर सकता था। देखो, वह आदमी बहुत चालाक था और उसने उल्लू के जरिए उसे लेटर भेजना नामुमकिन कर दिया था, क्योंकि पक्षी सीधे उस ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर चले जाते थे जहां वह रेगुलर मेल चेक करता था। हालांकि वह मरे हुए आदमी का रोल थोड़ा बहुत यकीन दिलाने के लिए रुक गया था। इसका मतलब था कि या तो उस आदमी को खुद ट्रैक करना होगा या छिपे हुए अल्केमिस्ट को पकड़ने के लिए फॉक्स की सर्विस लेनी होगी। पहला ऑप्शन बेकार था, क्योंकि उस आदमी के पास 600 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और पावर थी, इसलिए उसे जबरदस्ती ढूंढना बेवकूफी भरा काम था। ज्यादातर लोगों के लिए फॉक्स से लेटर पहुंचाने में मदद लेना उतना ही मुश्किल था जितना कि वह घमंडी था। लेकिन निक बिल्कुल अलग मामला था, क्योंकि वह फीनिक्स समेत सभी पक्षियों का राजा था। उसे बस पूछना था और फॉक्स खुशी खुशी डंबलडोर की बिना बोले नजरों के सामने लेटर अल्केमिस्ट के पास ले गया। निक ने फीनिक्स इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं कहा था, लेकिन ऑफिस में गया और बेपरवाही से लेटर दे दिया। मैं मानता हूं कि पक्षियों के साथ आपके तोहफे से मुझे जलन होती है। क्या आपको पता है कि उसे मेरे लिए चिट्ठियां पहुंचाने के लिए राजी करने में मुझे कम से कम 10 साल लगे थे? बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए पूछा। निक ने कंधे उचकाए। मुझे भी यह छड़ी मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मिली तो मुझे कोई वजह नहीं दिखी कि मुझे इसके दिए तोहफों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। उसने लापरवाही से कहा, अगर और कुछ नहीं तो यह जरूर एक काम की काबिलियत है। लेमन ड्रॉप, हेडमास्टर ने कहा। अगर मैं ऐसा करूं तो बुरा मत मानना। निक ने कटोरे से एक पीली कैंडी उठाते हुए कहा। डंबलडोर हंसे। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि कुछ ही लोग असल में यह ऑफर मानते हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सच में समझ में आता है, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर मेरे यहाँ गेस्ट हैं। आप मुझे जहरीला खाना नहीं दे सकते, ठीक वैसे ही जैसे आप मुझ पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। दुख की बात है कि बहुत कम लोग ये समझते हैं। हालांकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप गेस्ट को कैसे जानते हैं, है ना? बूढ़े आदमी ने दिलचस्पी से पूछा। निक ने कंधे उचकाए। हेलेना ने सोचा था कि मुझे मैजिकल एटिकेट के बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने ईमानदारी से कहा। निक ने उसके कुछ देर बाद हेडमास्टर को छोड़ दिया और बाकी दिन धीरे धीरे अपने दोस्तों को जो कुछ भी सिखा सकता था उसे सिखाया। जब ज्यादातर लोग धीरे धीरे क्राफ्टिंग सीख रहे थे, हैरी और लूना को निक के डर का सामना करना पड़ा जो ड्यूल में होता था। हो सकता है कि वह उस आदमी के ज्यादातर आइडिया से सहमत न हो, लेकिन लॉकहार्ट ने जो ड्यूलिंग क्लब बनाया था वह बहुत बढ़िया था। क्योंकि उनमें से कोई भी क्राफ्ट नहीं सीखेगा तो मैं उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दे ही दूंगा। इस मामले पर उसका यही विचार था। दोनों में से किसी पर भी उसने कोई रहम नहीं किया, क्योंकि वह रेगुलर तौर पर ड्यूल में उन्हें हरा देता था। लेकिन वे तेजी से सीखते थे, इसलिए उसके दबाव में वे तेजी से सुधर गए। EXPELIARMUS। बेवकूफ। हैरी और लूना ने एक ही समय में उस जगह पर जादू किया जिसे निक ने वर्कशॉप में इन नकली लड़ाइयों के लिए अलग रखा था। निक ने दोनों जादू देखे और लापरवाही से अपनी छड़ी घुमाई। PROTGOFUMOS। उसने मजबूती से कहा और एक मोटी गोल दीवार ने दोनों जादू को रोक दिया, इससे पहले कि वह गायब हो जाए, क्योंकि जिस जगह वे खड़े थे वहां काले धुएं का बादल भर गया। जब उनकी नजर धुंधली हो गई तो वह तेजी से अपनी छड़ी को जमीन पर टैप करता हुआ आगे बढ़ा। फर्श पानी की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। ईप! लूना चिल्लाई, क्योंकि वह साफ तौर पर अनबैलेंस्ड हिलते हुए फर्श से गिर गई थी।
निक ने उस आवाज के आधार पर उसकी लोकेशन लॉक कर ली। इन्वुटो, उसने कहा, और जादू धुएं में से निकलकर लूना पर तब लगा जब वह उठने की कोशिश कर रही थी। उसने तुरंत कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि ग्रेविटी का उसका अंदाजा उलट गया था और हैरी ने धुएं में से निक पर एक स्टनर फेंका जिसे निक ने अपनी छड़ी की नोक से पकड़ा और दोगुनी ताकत से वापस किया। मैच, उसने चिल्लाया और धुआं हटा दिया। हैरी जमीन पर बेहोश हो गया था और लूना जमीन से ऐसे लिपटी हुई थी जैसे उसे छत पर गिरने का डर हो। फाइनाइट रेनरिवेट, निक ने हैरी को जगाते हुए कहा और लूना की समझ को नॉर्मल कर दिया। ब्लडी हेल निक, क्या तुम्हें हमेशा इतना रफ रहना पड़ता है? हैरी ने शिकायत की और लूना ने सहमति में सिर हिलाया। तुम इसके लिए मुझे बाद में थैंक यू कहोगे, निक ने हंसते हुए कहा। और शील्ड चार्म का क्या? तुमने हमें अभी तक वह क्यों नहीं सिखाया? लूना ने उसके उस पैल को दिखाने से साफ परेशान होकर पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास ड्यूल में इस्तेमाल करने के लिए काफी मैजिक नहीं है। अगर तुमने किसी तरह इसे कर भी लिया तो तुम बाद में थक जाओगे। निक ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहा क्योंकि वह जानता था कि उसे इससे नफरत है। वह बिल्ली की तरह उसका हाथ झटकते हुए उस पर फुफकार रही थी, जिससे उसका मजा आ रहा था। तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हैरी ने लूना की हरकतों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास तुम दोनों के कुल जादू से भी ज्यादा जादू है, इसलिए मेरी बात अभी भी सही है, निक ने हरमाइन और डैफ्ने की रून्स के साथ प्रोग्रेस देखने जाने से पहले कहा। ये बहुत लंबा है और यह बहुत छोटा है और यह अक्षरे है, ए नहीं जैसा होना चाहिए। उसने डैफ्ने की तरफ गुस्सा होने से पहले हरमाइन के काम में कमियां बताईं। मैंने सेंटेंस चेन के बारे में क्या कहा था? वे हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल होती हैं, उन्हें पलटकर आपको एंगल को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। साथ ही ये और यह सब गलत हैं, उसने डांटा और फिर उसे वही सेंटेंस लिखने का सही तरीका दिखाने लगा। उसके बाद वह रॉन के पास गया जो अभी भी जादुई और गैर जादुई लकड़ी की किस्मों को पहचानने में फंसा हुआ था। याद रखें कि जादुई लकड़ी गैर जादुई लकड़ियों की तुलना में ज्यादा चमकदार दिखती है, उसने मदद करते हुए कहा। ट्रेसी को उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए निक ने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वह मेटलजिक फैक्ट्स को याद करने में लगी हुई थी जो उसने उसे दिए थे। अगर वह सुएज ब्लॉक और हार्डी टूल के बीच का अंतर नहीं बता सकती थी तो उसके लिए एक भी टूल को छूने का कोई मतलब नहीं था। एक कुर्सी बनाकर निक डेड्रिक रून्स को तराशने में लग गया ताकि उनसे खुद को परिचित कर सके। उसने अपने ट्रायल ऑब्जेक्ट्स में रूनिक चेन के जरिए कोई जादू नहीं किया जब तक कि वह पूरे ब्लड फाउंटेन की घटना के बाद तक टेस्टिंग एरिया में नहीं पहुंच गया। आखिरकार उसने 8वीं कोशिश के बाद वाटर कॉन्ज्यूरिंग रिंग बनाने की अपनी कोशिश पूरी कर ली क्योंकि पिछली 7 कोशिशें उतनी अच्छी नहीं रहीं। फिर भी उसे सिस्टम से उनके लिए पॉइंट्स मिले, साथ ही जब उसने उन्हें ज्यादा पॉइंट्स के लिए बदला। उनमें से कोई भी रैंक के हिसाब से अनकॉमन से ज्यादा नहीं था, लेकिन पॉइंट्स तो पॉइंट्स ही थे, इसलिए उसने शिकायत नहीं की। वैसे भी तुम किस तरह के रूल्स पर काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हरमाइन ने डेड्रिक रून्स की एक झलक पाने के बाद उत्सुकता से पूछा। डेमोनिक रून्स शायद सबसे करीबी जवाब है जो मैं दे सकता हूं जो तुम्हें समझ आएगा, निक ने लापरवाही से कहा। तो फिर तुम इन्हें क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? हरमाइन डर के मारे बोली। ये भाषा अपने आप में जादू के लिए बहुत अच्छी है और जब तक मैं कुछ खास बातों से बचती हूँ तब तक उस जाति के किसी भी सदस्य को यहाँ लाने का कोई खतरा नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं सावधान रहूं, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरा यह मतलब नहीं है। क्या ये काला जादू नहीं है? हरमाइन ने चिंता से जोर दिया। ये बस एक भाषा है, इसलिए यह अपने आप में बुरी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे लैटिन का इस्तेमाल कई काले जादू के लिए किया जाता है और फिर भी यह बैन नहीं है। इसमें अपने आप में कुछ भी बुरा नहीं है, रिलैक्स करो, निक ने भरोसा दिलाते हुए कहा। आपको डेमोनिक रून्स जैसी चीज कहाँ मिलेगी? रॉन ने हैरानी से पूछा। मैंने इसे गर्मियों में एक बुक शॉप से लिया था जहाँ चुनने के लिए हैरानी की बात है कि बहुत सारी किताबें थीं, निक ने ईमानदारी से कहा और अंदर के मजाक पर खुद से हंसा। हालांकि जब उसने ये कहा तो डैफ्नी ने मुंह बनाया क्योंकि वह छोटी उम्र से ही अपने माता पिता के साथ डायगन एली में आती जाती रही थी और उसने ऐसा बुक स्टोर कभी नहीं देखा था। हाँ, गली में ज्यादातर बुक स्टोर में बहुत सारी किताबें थीं, लेकिन कुछ अनजान किताबों को छोड़कर ज्यादातर में एक जैसी चीजें थीं। इसे क्या कहते हैं? उसने शक के साथ पूछा। यह एक सीक्रेट है। आखिर मैं नहीं चाहता कि अगर तुम्हें यह मिल जाए तो तुम अपने परिवार को उन सभी दुर्लभ और काम की किताबों को हटाने के लिए भेजो, निक ने मुस्कुराते हुए कहा।
डैफ्ने यह जवाब मानना नहीं चाहती थी, लेकिन वह बता सकती थी कि वह अपने सोर्स को सीक्रेट रखने को लेकर बहुत सीरियस था। हो सकता है वह मुस्कुरा रहा हो और मजाक कर रहा हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि जब उससे उसके सोर्स के बारे में पूछा गया तो वह कितना टेंशन में आ गया था। इतनी मजबूत बॉडी होने का मतलब था कि उसके रिएक्शन नॉर्मल से कहीं ज्यादा साफ थे। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम उन रूल्स से बचो या कम से कम एक प्रोफेसर को साथ रखो ताकि कुछ अजीब न हो, हरमाइन ने कहा। वह अभी भी उन दांतेदार रूल्स को लेकर बहुत परेशान थी जो वह बना रहा था। निक ने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर चमत्कार से कुछ गलत भी हो जाता तो भी कोई भी प्रोफेसर उसे संभाल नहीं पाता। जैसे अगर वह किसी तरह एक ग्रेमोरा को बुला लेता तो वे सब लगभग बर्बाद हो जाते, क्योंकि वे चीजें सच में अमर और बहुत ताकतवर थीं। यह मुझे किसी भी वजह से याद दिलाता है, लेकिन चून की डेड्रा ओब्लिवियन के पानी में फिर से बनते हैं, और अगर मैंने इस दुनिया में किसी को मार दिया तो क्या वे ओब्लिवियन वापस चले जाएंगे या कहीं और? उसने गंभीरता से सोचा। हरमाइन अगले कुछ दिनों तक निक को डेड्रिक रून्स के बारे में परेशान करती रही, जिससे वह बहुत चिढ़ गया। यह उसके लिए पहले से ही इतना बुरा था कि वह उन्हें बना नहीं सका, क्योंकि वह अभी भी ठीक हो रहा था और खुद को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैडम पॉम्फ्रे की भविष्यवाणी कि उसका एनर्जी लेवल कुछ समय के लिए कम हो जाएगा, वह भी सच साबित हुई। निक ने पाया कि इस दौरान उसका माना सिर्फ 5वें साल के स्टूडेंट के लेवल पर था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि इसे उसे खुद को उस लेवल की स्पेल वक्त तक ही सीमित रखना पड़ा। समय पलक झपकते ही बीत गया। वह अपने शेड्यूल और अपनी टीचिंग और ट्रेनिंग में लग गया और आज हैलोवीन था। सच कहूं तो चौथे साल के कोर वक्त पर आते ही उसने अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में तेजी से प्रोग्रेस करना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी। वह अभी भी हरमाइन से काफी आगे था, जो तीसरे साल के सिलेबस का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर चुकी थी, लेकिन गैप उतना बड़ा नहीं था जितना उसे होता था। हैरानी की बात है कि इस दौरान लूना असल में डस्क को सहलाने में कामयाब रही, बिना निक को उसे बचाने की जरूरत पड़े। वह धीरे धीरे पक्षी को अपने पास रहने की आदत छुड़ा रही थी, उसे बेकन या सॉसेज जैसी चीजें देकर। आखिर में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में उसे ट्रीट देते समय उसने गलती से उसे छू लिया। फिर उसने धीरे धीरे उसे गलती से ज्यादा छूना शुरू कर दिया, जब तक कि उसे वह नहीं मिल गया जो वह चाहती थी और वह आजादी से उसकी छाती पर हाथ फेर सकती थी। डस्क को पता था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसने अपनी लालच को हावी होने दिया। आज जब निक उठा तो हवा में ठंडक थी और इसलिए उसने नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा कपड़े पहने हुए थे। पतझड़ सच में पूरे जोरों पर आने लगा था, क्योंकि महल के आसपास के पौधे मुरझा रहे थे या मर रहे थे। यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि इसमें हर्बोलॉजी के वे पौधे शामिल थे जो सुस्त थे और जिनसे निपटना उसके लिए बहुत आसान था। निक ने पौधों से निपटने की अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए एक अंगूठी बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन सच कहूं तो उसे पता नहीं था कि कहां से शुरू करे, क्योंकि टैलेंट को ठीक से डिफाइन नहीं किया जा सकता था। बिना किसी बेसिस के जिसके आधार पर जादू बनाया जा सके, उसके पास सिर्फ सबसे कमजोर जादू ही होगा, जो उसकी राय में बिल्कुल भी काम का नहीं था। कोई यह मान सकता है कि हैग्रिड को मिली अंगूठी, जो उसे नेचर के करीब लाती है, काम आएगी, लेकिन ये पौधों पर काम नहीं करती। असल में अंगूठी ने हैग्रिड को आसपास के वाइल्ड लाइफ के साथ थोड़ा और घुलने मिलने में मदद की। इस वजह से निक ने हर्बोलॉजी लेसन के दौरान पौधों से सावधान रहने का फैसला किया। अपने नॉर्मल टाइम पर डॉर्म रूम से निकलते हुए निक जुड़वा बच्चों को उठते बैठते देखकर हैरान रह गया। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे और असली जैसे दिखने वाले मास्क पहने थे, जिससे वे ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे। मास्क साफ तौर पर इस तरह से जादू से बने थे कि वे आराम से फिट हो जाएं और चेहरे के हाव भाव के साथ हिले, ताकि सच में एक असली मरे हुए इंसान जैसा असर हो। अच्छे लग रहे हो लड़कों, मुझे यकीन है कि तुम बहुत डर जाओगे, निक ने कॉमन रूम में जाते हुए कहा। तुम मुझे ज्यादा डरे हुए नहीं लग रहे हो, फ्रेड ने सड़े हुए दांतों और गाल से रेंगते हुए कीड़े के साथ कहा। निक ने मजाक उड़ाया, ग्लैमर जादू ज्यादातर लोगों पर काम कर सकता है, लेकिन मैं रेगुलर इल्यूजन स्पेल्स का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मेरी राय में ये ठीक नहीं है। उसने ईमानदारी से कहा। ओह हाँ, तो हम तुम्हें और बेहतर करते देखना चाहेंगे, जॉर्ज ने भौहें चढ़ाकर चुनौती दी। निक मुस्कुराया और अपनी छड़ी निकाली और फिर उसकी नोक अपनी ओर कर ली। LUPIVIDETUR, वह बोला और उस पर एक इल्यूजन स्पेल चला, लेकिन जुड़वा बच्चों के डरे हुए और हैरान चेहरों को देखकर लग रहा था कि स्पेल ने वैसा ही काम किया जैसा सोचा था। बाहर से निक की शक्ल एक बहुत बड़े, घने, मांसल, चांदी जैसे फर वाले जीव से बदल गई थी, जो इंसान और भेड़िए का एकदम सही मिक्स लग रहा था। असली वेयरवुल्फ के उलट,
जो हल्के, बिना फर वाले, टेढ़े मेढ़े जीव होते हैं। ये शक्ल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। यह इल्यूजन स्पेल कुछ 100 साल पहले एक जादूगर ने बनाया था, जब उसे किसी वजह से एक गांव को डराने की जरूरत महसूस हुई जिसने उसका मजाक उड़ाया था। नतीजतन जब निक हिलता था तो भेड़िया राक्षस ठीक उसी तरह हिलता था और उसकी ताकतवर मांसपेशियों का हर सिकुड़न दिखाई देता था। निक धीरे धीरे कॉमन रूम के फर्नीचर के चारों ओर घूमता रहा और जुड़वा बच्चों को ऐसे घूरता रहा जैसे कोई शिकारी सब्र से अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। निक ने मुस्कुराते हुए जुड़वा बच्चों के घबराए हुए हाव भाव देखे जब वे उसे आराम से दूरी कम करते हुए देख रहे थे। वह उनके सामने रुका और थोड़ा नीचे देखा, जिससे भेड़िया राक्षस अपनी ऊंचाई से उन्हें घूरता हुआ दिखाई दिया। बू, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों जुड़वा डर के मारे हौंफने लगे। संतुष्ट होकर उसने फिर से अपनी छड़ी उठाई और उसे अपनी ओर किया। फाइनाइट, उसने कहा और वह भ्रम गर्मी की धूप में कोहरे की तरह गायब हो गया। ठीक है, उसने घमंड से पूछा। ओए दोस्त, तुम्हें हमें वह मंत्र सिखाना ही होगा। इसके बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, फ्रेड ने उत्साह से कहा। उसके मुकाबले ये छोटी छोटी चीजें एक नट के भी लायक नहीं हैं। जॉर्ज अपने जुड़वा भाई से पूरी तरह सहमत था। मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो सकता। यह आज सबको डराने की मेरी ट्रिक है। अगर मैंने तुम दोनों को सिखाया तो ये काम नहीं करेगा। मेरे पास एक डिमेंटर है, अगर तुम मुझ पर थोड़ा एहसान कर सको तो। निक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जुड़वा बच्चों ने वह नजर पहचान ली और जोर से मुस्कुराए। हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं दोस्त? उन्होंने एक ही समय में पूछा और निक उन्हें अपना प्लान बताने के लिए आगे झुका। कुछ मिनट बाद वह मुस्कुराते हुए कॉमन रूम से बाहर चला गया, जबकि जुड़वा बच्चे खुद ही हंस रहे थे। अपने प्लान का एक हिस्सा तैयार होने के बाद निक तेजी से हॉल से होते हुए फ्लिटविक के ऑफिस की तरफ बढ़ा ताकि प्लान का दूसरा हिस्सा पहले से सेट कर सके। डायरी से छुटकारा पाने के बाद इस साल बैकग्राउंड में कोई जानलेवा या भयानक विलेन नहीं होने के बावजूद निक हॉगवर्ट्स की परंपरा के अनुसार एक शानदार परफॉर्मेंस देना चाहता था। इसे पूरी तरह से करने के लिए कई अलग अलग लोगों की मदद की जरूरत थी। फ्लिटविक की मदद मिलने के बाद निक सीधे अगले व्यक्ति के पास गया जिससे उसे मदद चाहिए थी। जल्द ही दिन बीत गया और महल में डिनर का समय हो गया और सारी तैयारियां हो चुकी थी। निक खुद उस समय ग्रेट हॉल के जादुई आसमान में फ्रेड और जॉर्ज के साथ अपनी झाड़ू पर बैठा था, जो निराशा में छिपा हुआ था क्योंकि स्टूडेंट्स हॉल में भरने लगे थे। डंबलडोर ने पहले ही ज्यादातर स्टाफ को कह दिया था कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए वे दखल न दें, इसलिए यह परफॉर्मेंस बिना किसी रुकावट के हो जाएगी। जब सब लोग आ गए तो फ्रेड और जॉर्ज ने अपनी चाल चली और खुद को और अपनी झाड़ू को डिमेंटर इल्यूजन में ढक लिया, जबकि ग्रेट हॉल का टेम्परेचर गिर गया। उन पर लगा निराशा का जादू धीरे धीरे उतर गया और वे कहीं से भी बड़े हॉल के आसमान में दिखाई देने लगे, जिससे कई स्टूडेंट्स चीखने लगे क्योंकि वे धीरे धीरे नीचे उड़कर फोर हाउस के स्टूडेंट्स के सिर के ऊपर से गुजरे और डरावनी कर्कश सांस लेने की आवाजें निकाल रहे थे, जो असली डिमेंटर्स के बारे में जानी जाती थी। इस समय डंबलडोर खड़े हुए और बोले, घबराओ मत, मैं इन जीवों से निपटूंगा। उन्होंने नाटकीय ढंग से कहा, जिससे निक ने अपनी आंखें घुमाई और बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी निकाली। एक्सपेक्टो पेट्रोनम। बूढ़े आदमी की आवाज जोर से उठी और उसकी छड़ी की नोक से एक चमकदार सफेद रोशनी जुड़वा बच्चों की ओर निकली और रास्ते में एक फीनिक्स बन गई। हाय! जुड़वा बच्चे दर्द से फुफकारने लगे जैसे पेट्रोनस उनके पास आया और वे अजीब तरह से शरीर के जादू से दूर उड़ने की कोशिश करने लगे। इससे ऊपर हवा में रोशनी और अंधेरे का पीछा होने लगा, जिससे स्टूडेंट्स हैरान रह गए। आखिरकार जुड़वा बच्चों ने फ्लिटविक का सिग्नल देखा और हेडमास्टर की तरफ ऐसे उड़े जैसे वे उनसे जान से लड़ने वाले हों। फिर फ्लिटविक खड़ा हुआ और उस तरफ इशारा किया जहां निक अपनी छड़ी लेकर उनके सिर के ऊपर उड़ रहा था। लूपस डीए, उसने जोर से कहा, जबकि रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी जिसका इस्तेमाल निक अपने भेड़िए के भ्रम वाले रूप में करता था। फिर उसने अपनी झाड़ू रख दी और पूरे स्टूडेंट ग्रुप की हैरान निगाहों के सामने उन दोनों जुड़वा बच्चों की तरफ झपटा। निक के इल्यूजन ने अपने पंजे दोनों जुड़वा बच्चों के गले में लपेट लिए। ऐसा लगा जैसे उसने उन दोनों को पकड़ लिया हो और आवाज बदलने वाले पोषण की वजह से एक जंगली जानवर की तरह जोर से दहाड़ा। रा! उसकी आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया और इस दौरान बहुत सारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर डंबलडोर ने अपनी छड़ी घुमाई और पेट्रोनस जुड़वा बच्चों से टकराया, जिससे रोशनी के साथ विस्फोट हुआ और वे दर्द से फुफकारने लगे। निक ने अपना मुंह चौड़ा किया और स्टूडेंट्स की डरावनी निगाहों के नीचे अपने इल्यूजन सेव से दोनों जुड़वा बच्चों के सिर पर काट लिया, जो बेहोश हो गए और फिर एक भंवर की तरह गायब हो गए, जबकि असल में वे बस फिर से निराश हो गए थे।
निक ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जीत की चीख में चिल्लाया, AWWWO। और जब ये हो रहा था, मैकगोनागल ने चुपके से जमीन पर एक ट्रांसफिग्रेशन किया जिससे ऐसा लगा जैसे निक का भेड़िए वाला इल्यूजन सेल्फ चीखते हुए पत्थर में बदल रहा हो। निक ने फिर अपना वहम कैंसल कर दिया, ठीक उसी पल जब फ्लिटविक ने उसका भ्रम तोड़ दिया और वह बिना किसी की नजर में आए निकल गया। जब डम्बलडोर ने सभी को हैप्पी हैलोवीन कहा तो पूरा स्टूडेंट ग्रुप हैरानी और खुशी से खड़ा हो गया और ताली बजाने लगा। निक और जुड़वा बच्चे स्टैंडिंग ओवेशन के दौरान बड़ी मुस्कान के साथ ग्रिफिंडर टेबल पर चुपके से आ गए थे। हैरानी की बात है कि डम्बलडोर स्क्रिप्ट से हटकर इस छोटे से शो के एक्टर्स के साथ साथ इसके मास्टरमाइंड को भी यहाँ सभी से बाहर निकालने का फैसला कर चुके थे। इस शानदार एंटरटेनमेंट का क्रेडिट मैं जितना भी लेना चाहूँ, मैं इसके पीछे का दिमाग नहीं हूँ। मैं आप सभी से इस मामले में असली स्टोर्स की तारीफ करने के लिए कहूंगा, हमारे अपने फिलियस फ्लिटविक, सेवेरस स्नैप, मिनर्वा मैकगोनागल और बेशक मैं, डेमेंटर फ्रेड और जॉर्ज वीजली के रोल में। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने जुड़वा बच्चों पर ध्यान दिया, जो बड़ी मुस्कान के साथ झुके और सबने जोर से ताली बजाई। आखिरकार गार्डियन वुल्फ और इस पूरी घटना के पीछे के दिमाग के रोल में निकोलस रेवेनक्लो। डम्बलडोर ने जोर से कहा और अब निक की बारी थी झुकने और स्टैंडिंग ओवेशन पाने की। उसके बाद आखिरकार दावत का समय आ गया, जो पिछले साल की हैलोवीन डिनर की तरह ही शानदार थी, जिसमें कद्दू की अलग अलग डिशेस थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम लोग ये कर रहे हो? रॉन ने निक से पूछा, जो शामिल न होने से थोड़ा परेशान था। और सबके लिए सरप्राइज खराब कर दो, कभी नहीं, निक ने कहा और उसके दोनों तरफ बैठे जुड़वा बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा ये दोनों नेचुरल एक्टर हैं और तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने डिमेंटर का रोल बहुत अच्छे से निभाया। उसने जुड़वा बच्चों के कंधे थपथपाते हुए कहा। ये बहुत बढ़िया था दोस्त, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने स्नैप को इस पूरे मामले में शामिल कर लिया, सीमस ने पास से हैरानी से कहा। निक ने कंधे उचकाए। असल में यह इतना मुश्किल नहीं था, मैंने उसे थोड़ा चैलेंज दिया और उसके समय और मेहनत का सही पेमेंट भी किया। आवाज बदलने वाला पोशन उसे वही बनाना था और परफॉर्म करने का समय आने से ठीक पहले ही खत्म किया। उसने ईमानदारी से कहा, अरे बाप रे, मैं तो किताब से पोशन भी नहीं बना पा रहा और उसने अचानक से बना लिया। रॉन ने हैरानी से पूछा। निक ने सिर हिलाया। बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि पहले से ही कई ऐसे पोशन हैं जो आवाज बदल सकते हैं। इसके बजाय उसे उन पोशन से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके ये पता लगाना था कि पहले देखे गए इफेक्ट वाला पोशन कैसे बनाया जाए। असल में एक बिल्कुल नया पोशन बनाने के मुकाबले ये करना कई गुना आसान है, उसने ईमानदारी से समझाया। ये दोनों ही तरह से बहुत शानदार है, उसने गंभीरता से कहा। निक ने बाकी डिनर अपने हाउसमेट्स के साथ उस शो के बारे में बातें करते हुए बिताया जो उसने किया था। डायरी के बिना चैम्बर खोलना और बिल्ली पर बेसिलिस्क को बीमार करना, अक्टूबर महीने की कुर्बानी के बिना, सब कुछ अच्छा और शांति से खत्म हो गया। निक को ये तब महसूस हुआ जब उसका कोर आखिरकार ठीक हो गया, क्योंकि वह अचानक उससे कहीं ज्यादा एनर्जी से भर गया था जिसकी उसे आदत थी। बोनस के तौर पर उसने अपनी छड़ी बनाने वाले रून्स में भी एक बड़ी सफलता हासिल की, जिसका श्रेय नॉर्मल रून्स की जगह डेड्रिक रून्स के साथ एक्सपेरिमेंट को जाता है। रून्स के पीछे का मतलब नॉर्मल रून्स जैसा ही था, लेकिन असर कई गुना बेहतर था। इसका कारण अजीब बात यह थी कि डेड्रिक रून्स का आत्माओं और शरीर से लगाव था। आसान शब्दों में कहें तो नॉर्मल रून्स के बजाय डेड्रिक रून्स के इस्तेमाल से वैंड और यूजर के बीच कनेक्शन नॉर्मल से ज्यादा मजबूत हो गया, जिससे मैजिक इस्तेमाल करने की एफिशिएंसी नॉर्मल वैंड से लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। ओलिवेंडर अपना बायां हाथ बेच देगा अगर इससे उसे यह जानकारी मिल सके, निक ने हंसते हुए सोचा, जब उसने एबोनी और यूनिकॉर्न हेयर वैंड को ग्रीड में रख दिया। वह पिछले महीने स्पेस मैजिक के बारे में पढ़ रहा था, जब वह अपने दोस्तों या नॉर्मल स्कूल के काम में बिजी नहीं था। बदकिस्मती से वह सब्जेक्ट बहुत एडवांस था और उसे सीखने में उसकी बिल्कुल भी जीरो प्रोग्रेस हुई थी। इसका कारण बस ये था कि वह सब्जेक्ट पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर आधारित था, जिसे हेलेना ने किसी वजह से उसे सिखाने से मना कर दिया था। ओह, उसने पक्का कई बार पूछा था, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी तरह उस सब्जेक्ट से बचती थी। उसकी राय में सबसे बुरी बात यह थी कि उसने कभी यह नहीं बताया कि वह उसे वह सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसे लाइब्रेरी की किताबों से खुद ही इसे समझने की कोशिश करनी पड़ी। सच कहूं तो यह उसके लिए बहुत बेकार था, क्योंकि किताबों में सिर्फ नियम और अलग अलग नतीजों के लिए कुछ इक्वेशन ही थे। आमतौर पर यह स्पेल बनाने और कौन कहाँ बैठेगा जैसे आम आसान अंदाजों के लिए काफी होता।
दिक्कत तब आती थी जब हर किसी के अपने नियम और इक्वेशन होते थे और परम्यूटेशन और एक्स्ट्रा वेरिएबल होते थे। अगर कोई हर मुमकिन नतीजे और वेरिएबल को ध्यान में रखे तो अर्थमैसी थ्योरी में सचमुच हर उस चीज का अंदाजा लगा सकती थी जो हो सकती है या आखिरकार होगी। असल में ओमनिसिएंट होने का यही मतलब था, हर समय सब कुछ जानना। बदकिस्मती से निक्स जैसे सीमित दिमाग वाले लोगों के लिए ऐसी हालत तक पहुंचना नामुमकिन था। एक सीमित दिमाग के लिए भविष्य बताने की काबिलियत सबसे करीब थी। असल में यही बात भविष्य बताने वालों को एडवांस्ड अर्थमेंस से अलग करती थी। भविष्य बताने वाले लोग एक साथ होने वाली बहुत सारी घटनाओं के नतीजों को सीधे देखते थे। अर्थमेंस इसके बजाय किसी नतीजे तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस निकालते थे जो असल में बहुत ज्यादा मुश्किल था। जाहिर है निक उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि सच कहूं तो उसके लिए ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। इसके बावजूद आसान अर्थमेटिक प्रेडिक्शन को समझना भी बेवकूफी भरा मुश्किल था। लेकिन आज शनिवार था और निक का प्लान था कि एक बहुत बड़े और बहुत पुराने सांप को मार डालेगा। उसने इसके लिए हैग्रिड के 5 मुर्गों को कंचों में बदल कर अपनी जेब में रख लिया था। वह डस्क को भी दूसरी मंजिल के लड़कियों के बाथरूम में ले आया था ताकि बेसिलिस्क का ध्यान भटका सके, क्योंकि पक्षी उसकी आंखों के तुरंत मारने वाले असर से इम्यून था। बाथरूम काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था, भले ही बेसिलिस्क के आखिरी शिकार मोर्निंग मर्टल की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जब उसे सीक्रेट चैम्बर खोजने की वजह से मार दिया गया था तब वह 14 साल की थी और उसके 2 पूंछ वाले भूरे बाल, बुरे मुहासे और चश्मा था। उसकी मौत के बाद भी आज तक उसका यही रूप बना हुआ है, क्योंकि वह उस बाथरूम में भटकती रहती है जहां उसे मारा गया था। वह बहुत कम ही बाथरूम से बाहर निकलती थी, जिससे दूसरे साल की घटनाएं शुरू में नामुमकिन लगती थी। क्योंकि वह बहुत कम ही बाथरूम से बाहर निकलती थी और भूत होने की वजह से उसे दोबारा नहीं मारा जा सकता था, इसलिए उसे पूरे साल चैम्बर खोलने वाली जिनी के बारे में जरूर पता होगा। जिसने उसे मारा था उससे बदला लेना वह अपनी बुरी पर्सनैलिटी से जरूर करेगी। मर्टल का बाथरूम सब कुछ देखते हुए काफी पुराना था, क्योंकि टॉयलेट और सिंक काम करने के मामले में बहुत पुराने थे। सिंक साफ तौर पर महल का असली हिस्सा थे, क्योंकि वे असल में रेवेनक्लॉ आइलैंड पर उसकी अपनी हवेली की तरह जादुई पानी के बेसिन थे। हालांकि टॉयलेट बाद में जरूर जोड़े गए थे, क्योंकि बनाने वालों के समय में वे नहीं थे। निक यहाँ आर्किटेक्चर टूर के लिए नहीं था और उसने बाथरूम के ज्यादातर हिस्से को नजरअंदाज कर दिया। बेचारी छोटी मर्टल का मजाक उड़ाने आए हो, है ना? पास से एक औरत की आवाज मजाक उड़ाते हुए आई। निक इस आवाज के सोर्स की ओर मुड़ा और उसे ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि इस बाथरूम में रहने वाला भूत ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वह स्टॉल की दीवारों पर बैठा हो। बिल्कुल नहीं मर्टल, मैं तो बस इस कमरे में छिपे एक सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल करने आया हूँ, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। साफ है कि मर्टल के अचानक आने पर उसके रिएक्शन ने उसे चौंका दिया, क्योंकि वह थोड़ी देर चुप रही और फिर खर्राटे लेकर अपने भूतिया चेहरे पर सिल्वर ब्लश के साथ चली गई। मर्टल जैसे लोगों से डील करना आसान था, क्योंकि वे खुद को बहुत ज्यादा कम आंकते थे, जिससे जब उनसे प्यार से या इज्जत से बात की जाती थी तो वे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते थे। ये दुख की बात है कि सिर्फ एक अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करना ही ऐसे लोगों को भागने पर मजबूर कर देता था, लेकिन निक इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। आखिर में अकेले निक ने अपनी पार्सल्टन रिंग पहनी और गोल्ड सिंक के पास गया। खोलो, उसने पूरे अधिकार से कहा और सिंक जादुई रूप से हिलने लगे, जिससे एक चौड़ा लंबा पाइप दिखाई दिया जिसका नीचे का हिस्सा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। पार्सल्टन रिंग हटाकर निक ने अपनी छाती से अपने पैरों की ओर इशारा किया। ARANEARUMPEDES उसने कहा और एक नीली लकीर उसकी छाती पर आ गई। पाइप की सीधी सतह पर अपना पैर सावधानी से सपाट रखकर वह गहरी सांस लेता है और पैर पर झुक जाता है। आमतौर पर अगर वह ऐसा करता तो तुरंत गिरने लगता, लेकिन स्पाइडर वॉकिंग चार्म की वजह से वह अब एक सीधी सतह पर खड़ा था, जैसे ग्रेविटी कोई फैक्टर ही नहीं थी। पहला कदम उठाते समय वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन क्योंकि मंत्र हमेशा की तरह काम कर रहा था, वह मुस्कुराया और पाइप से नीचे जॉगिंग करने लगा। अपने मजबूत शरीर और जबरदस्त स्टेमिना की वजह से उसे पूरे 1 घंटे तक जॉगिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, जब तक वह आखिरकार चैम्बर के असली एंट्रेंस तक नहीं पहुंच गया। जमीन पर अलग अलग तरह की हड्डियां थीं और साथ ही बहुत सारा सफेद पाउडर भी था, जिसे उसने हड्डी का चूरा समझा। इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा हरा सांप का चमड़ा था जो उसकी जादुई सेंस में हल्की चमक रहा था। निक चमड़े के पास गया और उसके स्केल्स पर हाथ फेरा, जो पुश डैगर की तरह चिकने और नुकीले थे। ज्यादातर सांपों के उलट, जो असल में अपनी खाल नहीं छोड़ते,
बेसिलिस्क साफ तौर पर अलग था क्योंकि यह सांप का चमड़ा असली लेदर से अलग नहीं था। इसमें अभी भी जानवर का कुछ असली जादू था जो इसे क्राफ्टिंग के लिए बहुत कीमती बनाता था। निक ने लालच में लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े में बदलने के बाद लालच में उसे रखने से पहले 80 फुट लंबे शेड को अपनी छड़ी से ठोककर मोड़ दिया। आखिरकार लालच में उसके पास उसे पूरा रखने के लिए काफी जगह नहीं थी। एक बार जब वह इकट्ठा हो गया तो वह पैरों के नीचे हड्डियों के टूटने की आवाज को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ा, जब उसे एक बड़ा मेटल का दरवाजा मिला जिस पर कई तरह के सांप बने हुए थे और साथ ही अविश्वसनीय रूप से पार्सल्टन रून्स भी थे। वे सजावट के लिए बनी घुमावदार रेखाओं के झुंड जैसे लग रहे थे, लेकिन असल में वे एक असली लिखी हुई भाषा थी। मेटल के दरवाजे पर लिखे शब्दों में लिखा था, यह महान सालाज़ार स्लिथेरिन का कमरा है, हॉगवर्ट्स के चारों में सबसे महान। निक ने इस घमंडी बात पर नाक सिकुड़ी, चारों में सबसे बदनाम जैसा उसने सोचा, फिर पार्सल्टन रिंग वापस पहनी और दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। मेटल के दरवाजे के अपने आप खुलने से पहले मेटल के सांपों ने एक एक करके अपने सिर पीछे कर लिए। खैर, कम से कम वह आदमी जानता था कि अपने जादू को कैसे बनाए रखना है, अगर और कुछ नहीं तो। उसने सीक्रेट्स के असली कमरे में कदम रखते हुए माना। ये ठंडा और गंदा था, लेकिन इसकी पिछली शान के बहुत सारे निशान बचे हुए थे क्योंकि दीवारों पर सांपों की मूर्तियां लगी थीं और जलती हुई हरी गुबरैथियन लपटें पूरे बड़े कमरे में रोशनी कर रही थी। एक पत्थर का रास्ता था जो पानी के एक गहरे कुंड की ओर जाता था जो एक बड़े पत्थर के चेहरे के नीचे था जो साफ तौर पर खुद स्लिथेरिन था। रास्ते के दोनों ओर पानी से भरे गहरे गड्ढे भी थे। इसके अलावा कमरा काफी खाली था क्योंकि आसपास कुछ और नहीं दिख रहा था। निक ने ऐसा दिखाया जैसे उसने देखा ही नहीं कि मूर्ति के चेहरे के पीछे एक बड़ा जादुई जीव हिलने लगा था जब वह कमरे में गया।